हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित यादव और आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल टॉपर बनू में। दोस्तों, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 सिविक्स चैप्टर 3 इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स। यह हमारा वन शॉट वीडियो लेक्चर होने वाला है और इसमें हम पूरा कंप्लीट एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। करते हैं कि इंट्रोडक्शन लेवल पे कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। तो यह जो चैप्टर है इसमें बताया गया है कि हमारा जो इलेक्शन सिस्टम है, इंडिया का जो इलेक्शन सिस्टम है, जैसे कि किस तरह से इलेक्शन होता है, क्या क्या इलेक्शन के रूल हैं, कौन कौन इलेक्शन में भाग ले सकते हैं और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है इस चैप्टर में पढ़ना है हमें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इन सभी सवालों का जवाब आपको इस चैप्टर को पढ़ने के बाद मिल जाएगा। इस चैप्टर में आपको कई ऐसे ऐसे नाम भी सुनने को मिलेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो हमारे इलेक्शन सिस्टम को बहुत ही डेमोक्रेटिक बनाती है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें इंट्रोडक्शन में एक हरियाणा की कहानी दी गई है। ठीक है, अब ये कहानी क्यों दी गई है? तो इससे ताकि हम यह समझ सकें कि इलेक्शन जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है और इलेक्शन जो है वो क्या क्या चेंजेस ला सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें दिया गया है कि असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा। हरियाणा में असेंबली इलेक्शन होता है और कब होता है? 1987 में। हरियाणा स्टेट असेंबली इलेक्शन 1987 में असेंबली इलेक्शन होता है हरियाणा में। और वहाँ पर हरियाणा संघर्ष समिति से, ठीक है, हरियाणा संघर्ष समिति से चौधरी देवीलाल जो कि कैंडिडेट उठते हैं। ठीक है, और ये अपने युद्ध को न्याय युद्ध का नाम देते हैं। ठीक है, और ये अपने किसानों जो वहाँ के किसान थे उन सभी से प्रोमिस करते हैं कि यदि आप हमें वोट देकर जिताते हैं तो आप पर जितने भी लोन हैं उन सभी को हम माफ़ कर देंगे। और जिसके वजह से इनके जो सपोर्टर्स हैं बहुत ही तेज़ी से बढ़ते हैं और इनके जो पार्टनर्स थे या फिर कहें कि इनके लोग जो इनके सभा थी, ठीक है, जो लोक दल की इनकी सभा थी उसके जो पार्टनर्स थे, उनके जो मेंबर्स थे, वो जो हैं वो 76 सीट जो है वो जीत जाती है। हरियाणा के 90 सीट्स में थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो 90 है और 76 सीट जो है ये क्या है? तो यहाँ पर देखिए हरियाणा में कुल जो है वो 90 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज का क्या मतलब? कि जहाँ से कैंडिडेट को चुना जाता है। ठीक है, जहाँ से कैंडिडेट को वोट देकर चुना जाता है और वो फिर कैंडिडेट जो है वो एक असेंबली में बैठते हैं और फिर अपने एक लीडर को चुनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर होता है तो जो 19 सीटें थी, जो 19 कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी, उसमें से 76 जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो चौधरी देवीलाल के अंडर थे। ठीक है, उनके पार्टनर्स थे, उनके लोक दल सभा के मेंबर्स थे। ठीक है, तो यहाँ से जो है ये सब बहुत ही ज़्यादा मतलब कि सीट्स जीतने की वजह से ये वहाँ के चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर इससे हमें मतलब कि हमसे क्या समझना है? तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले कुछ याद रखने वाली बेसिक चीज़ क्या है कि जैसे कि आपको पता है कि 1 मार्क्स में क्वेश्चन MCQ भी आ सकते हैं। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि हरियाणा का स्टेट असेंबली जो है वो देवीलाल, जो चौधरी देवीलाल जब लड़े थे तो 1987 में हुआ था और वो चौधरी देवीलाल जो है वो हरियाणा संघर्ष समिति से थे और अपने युद्ध को उन्होंने न्याय युद्ध दिया था, न्याय युद्ध का नाम दिया था। और ये जो है ये किसानों से वादा करते थे कि उनकी जो उन पर जो टैक्सेस है, जो उन पर कर्ज है, ठीक है, उन सभी को माफ़ कर देंगे, लोन को माफ़ कर देंगे। इससे किसानों को भी लगता था कि हाँ, यदि हमारे ऊपर से जो टैक्स वगैरह है, जो लोन वगैरह है, वो सभी हट जाए तो हम आसानी से खेती कर सकते हैं और उससे बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट कमा भी सकते हैं। इसलिए इनका सपोर्ट जो है बहुत ही तेज़ी से बढ़ा। ठीक है, अब देखिए इनके इनके मेंबर्स थे, इनके लोक दल सभा के पार्टनर्स जो थे, इनके लोक दल याद रखिए, लोक दल के जो इनके पार्टनर्स थे वो 90 सीट्स में से 76 सीट जो है वो जीतते हैं और ये चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा हमें कहानी बताया गया था कि हरियाणा में किस तरह से इलेक्शन हुआ। और देखिए यहाँ से इससे सीखने वाली क्या बात है कि यहाँ पर देखिए इलेक्शन से क्या क्या चेंजेज आ रहे हैं। जैसे कि पहले कोई पार्टी पावर में रही होगी, उसे हटाकर कोई दूसरी नई पार्टी बन रही है, नए आइडियाज़ आ रहे हैं, नए आइडियाज़ की गवर्नमेंट आ रही है। तो इलेक्शन का एक ये बहुत ही बड़ा फ़ायदा है। ठीक है, ताकि मतलब कि टाइम टू टाइम जो है वो इलेक्शन होता रहे और जो नए नए गवर्नमेंट के आइडियाज़ आते रहें, ताकि नए नए पार्टीज़ भी आते रहेंगे। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं कि हमें इलेक्शन का मतलब कि
हमें इलेक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अब देखिए, आप जो ये कहानी समझ गए हैं तो आपको आसानी से ये टॉपिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन की तरह से बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है कि हमें इलेक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ती है आखिर। बिना इलेक्शन के भी तो देश को चलाया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए, इलेक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ती है तो वो हम इसमें देखेंगे, और इसमें कई सारे पॉइंट है, तो उन पॉइंट को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो देखिए, आप क्या कल्पना कर सकते हैं, इमेजिन ए डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शन, ठीक है। आप कल्पना कीजिए एक ऐसी डेमोक्रेसी गवर्नमेंट जो कि बिना इलेक्शन के होके, ठीक है। तो इलेक्शन का नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी चलेगी, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी चैप्टर 1 को रिकॉल कीजिए, वहाँ पर मैंने बताया था रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में मतलब कि पॉसिबल नहीं है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो है वो पॉसिबल नहीं होती है, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के लिए एक ऐसी जगह की ज़रूरत है जहाँ पर पूरा जो देश के लोग हैं वो इकट्ठा हो सके, अपना मत दे सके, और सबके मत को जान पाना भी बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। एक ही जगह पर खड़ा होकर, और सबके पास इतना टाइम भी नहीं है कि वो अपने मतलब कि कोई भी डिसीजन लेना हो। जैसे मान लीजिए कोई भी डिसीजन लेना हो, जैसे कि पुल बनाना है, तो अब सब पूरा देश के लोग जो है वो इकट्ठा होंगे, फिर उस पर डिस्कस करेंगे, तो इससे सबका टाइम भी वेस्ट होगा, और इतना कोई जगह भी नहीं है कि इतने सारे लोग एक जगह पर इकट्ठा हो जाए। तो इसलिए जो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इसका एक सॉल्यूशन निकला, ताकि लोग अपने जो मतलब कि अपने गवर्नमेंट के रूप में लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुने, और फिर वो जो रिप्रेजेंटेटिव है वो एक गवर्नमेंट बनाए, ठीक है। तो इसका यही सलूशन निकला था। पिछले चैप्टर में आप पढ़े होंगे, वैसे आप नहीं पढ़े हैं तो आप पिछले वीडियो जाकर देख लीजिए, उसमें मैंने बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब कि एक यही रास्ता था कि रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट की जाए, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट किए जाएँ जिससे डेमोक्रेटिक हो सकती है, ठीक है। तो अब देखिए, रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करने का, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करने का एकमात्र केवल मतलब कि हम मतलब कि कह सकते हैं कि साधन है, तो वो है इलेक्शन। अब देखिए, अगर आप सोचते हैं कि अगर हम रिप्रेजेंटेटिव अगर एजुकेशन के बेसिस पे सेलेक्ट करते हैं कि मतलब कि जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा वही गवर्नमेंट चलाएगा, तो ऐसे भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज के समय में लगभग सभी लोग पढ़े लिखे हैं, और सभी लोग जो है बहुत ही अच्छे लेवल पे भी है, और ऐसा नहीं है कि जो पढ़ा लिखा है वही सब कुछ जानता होगा, ठीक है। तो इसलिए ये तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को मतलब कि चुनने का एकमात्र ऐसा साधन जो है वो इलेक्शन है। कहीं अगर आप दूसरे तरह से सोच के अगर आप इलेक्शन मतलब कि अगर आप दूसरे तरह से रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर उसके हेल्थ के बेसिस पे वो क्या क्या काम करता है इसके बेसिस पे करते हैं, तो ऐसे बहुत ही गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि कुछ लोगों को लगेगा कि ये नहीं सही है और ये कुछ लोगों को नहीं सही है। लेकिन जब इलेक्शन हम करवाएंगे तो इलेक्शन पूरे कंट्री के लोग जब उसमें रहेंगे, तो मतलब उसके बाद कोई दिक्कत नहीं हो सकती है, ठीक है। तो इसका जो मतलब कि एकमात्र सॉल्यूशन जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को बनाए रखने का है वो है इलेक्शन, ठीक है। अब देखिए, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की क्यों आवश्यकता है ये तो आपको पता ही चली होगा क्या, कि मतलब कि सबके पास इतना समय नहीं है कि वो सारी डिसीजंस में जाकर मतलब कि अपना सहयोग दे सके, और सबके पास इतना कोई जगह भी इतना बड़ा जगह भी नहीं है कि मतलब कि उसमें जाकर वो दे सके, और सबके पास इतना मतलब कह सकते हैं कि माइंड भी नहीं है कि मतलब कि सब लोग इसमें अपना सहयोग दे सकें। इसकी वजह से रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को लाया गया, और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को सेलेक्ट करने के लिए एकमात्र रास्ता है इलेक्शन, ठीक है। सॉल्यूशन इसका है इलेक्शन। तो वुड दिस सिस्टम बी कॉल्ड डेमोक्रेटिक। देखिए, यहाँ पर वही क्या है, कैन देयर बी अनदर वे टू सेलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव, के दूसरा भी मतलब कि रास्ता है जिससे रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट किया जा सकता है। तो कई सारे रास्ते हैं, मतलब कि एजुकेशन के बेसिस पे, उसके काम करने के बेसिस पे। तो यहाँ पर अगर हम इस सब बेसिस पे करते हैं तो क्या उसे हम डेमोक्रेटिक सिस्टम कहेंगे, ये क्वेश्चन बहुत ही बड़ा क्वेश्चन पड़ता है। तो यह बिल्कुल ही नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें सभी लोगों का मत नहीं होगा, ठीक है। इसमें सभी लोग, देखिए डेमोक्रेसी होता क्या है कि मतलब जिसमें सभी पीपुल्स जो है वो अपने मतलब कि अपना मतलब कि खुद के मतलब अपना मत रख सकें, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि मतलब कि जो पढ़े लिखे होंगे, तो क्या पता कि मतलब कि उन्हें कोई जानता भी है कि नहीं जानता है। तो इस तरह से मतलब बहुत ही गड़बड़ हो सकता है, दिक्कतें हो सकती हैं। तो इसका एकमात्र सॉल्यूशन जो है वो है इलेक्शन, ठीक है। अब वैसे आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वोटर्स कैन मेक मैनी चॉइसेस। अब देखिए यहाँ पर अब इलेक्शन, अब देखिए यहाँ तक तो था कि हमें इलेक्शन की मतलब कि इलेक्शन का ज़रूरत क्यों पड़ता है। अब देखिए इलेक्शन के यहाँ पर मतलब कि फ़ायदे भी क्या क्या चीज़ है वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो इलेक्शन के क्या क्या फ़ायदे भी हैं वो भी देख लेते हैं। तो वोटर्स मेक मैनी चॉइसेस, अगर यदि हम इलेक्शन करवाते हैं
तो जो वोटर्स हैं उनके पास कई सारे चॉइस होते हैं, ठीक है। उनके पास ऐसा नहीं है कि केवल एक ही लोग को देखिए चुनने का मतलब एक ही लोग को चुनना है, ठीक है। अगर इलेक्शन करवाते हैं तो उसमें कई सारी पार्टीज जो है वो अपना मतलब कि भाग लेंगी, और इससे हम कई सारे पार्टीज को मतलब कि उसमें सबसे अच्छा जो होगा उसे हम चूज करने का हमें एक चॉइस भी रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर वोटर्स को चॉइस भी होता है कई सारी चीज़ों में से चूज करने का, ठीक है। एंड दे कैन चूज हु विल मेक लॉज फॉर देम। वोटर्स जो है वो चूज कर सकते हैं कि कौन उनके लिए लॉज बनाएंगे, कौन उनके लिए गवर्नमेंट होगा, ठीक है। वहीं दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक्स मेजर डिसीजन, और यहाँ तक कि वो ये भी चूज कर सकते हैं कि कौन उनके लिए गवर्नमेंट बनाएगा और कौन ही उनके लिए सारे डिसीजंस को लेगा, ठीक है। तो ये सारे मतलब कि इसके फायदे हैं, ठीक है, इलेक्शन अगर यदि हम करवाते हैं तो, ठीक है। फिर दे कैन चूज द पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग। उसके बावजूद जो वोटर्स हैं वो भी चूज कर सकते हैं कि किस गवर्नमेंट को अगर हम चूज करते हैं तो उसकी पॉलिसीज हमारे लिए अच्छे रहेंगे, क्योंकि देखिए जब इलेक्शन होता है तो वो सारे जितने भी पार्टीज होती हैं वो सारे अपने पॉलिसीज रखते हैं कि वो क्या क्या सुविधा देंगे, क्या क्या नहीं रखते हैं, ठीक है। तो इससे हमें चूज करने का मतलब कि उनके पॉलिसीज को भी समझने का एक ऑप्शन मिल जाता है कि ये क्या क्या चीज़ करेंगे, ठीक है। तो ये था मतलब कि इलेक्शन यदि हम करवाते हैं तो हमें क्या क्या फ़ायदे होंगे, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर क्या मतलब कि क्या चीज़ बात हो रही है, ठीक है। अब देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं एक नए टॉपिक पर। तो व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। एक इलेक्शन को क्या क्या चीज़ ऐसे हैं जो डेमोक्रेटिक बनाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसे हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो इलेक्शन को क्या क्या चीज़ डेमोक्रेटिक बनाती है। व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। तो इलेक्शन को क्या चीज़ है जो डेमोक्रेटिक बनाती हैं, ठीक है। तो देखिए इलेक्शन बोथ डेमोक्रेटिक कंट्रीज एंड नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज। ये तो आपको पता ही होगा कि जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वहाँ पर भी इलेक्शन करवाया जाता है, और जो नहीं डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वहाँ पर भी इलेक्शन कई कई कंट्रीज में करवाया जाता है, ठीक है। लेकिन जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वहाँ तो एकदम बिल्कुल ही है कि वहाँ पर करवाया ही जाता है, ठीक है। कई सारी ऐसी नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज भी हैं जहाँ पर इलेक्शन करवाया जाता है लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, जैसे कि चाइना। वहाँ पर इलेक्शन तो करवाया जाता है लेकिन वो नॉन डेमोक्रेटिक है, जैसे कि आप पहले चैप्टर में पढ़े होंगे कि वहाँ पर क्या सिचुएशन है, ठीक है। वैसे भी कई सारे कंट्रीज आपने पहले चैप्टर में जो एग्जांपल वाला चैप्टर था उसमें कई सारे कंट्रीज के एग्जांपल देखे होंगे, जिसमें कि मतलब कि वहाँ पर नॉन डेमोक्रेटिक होते हुए भी वहाँ पर इलेक्शन करवाया जाता था, लेकिन उस इलेक्शन का क्या लाभ जो मतलब कि डेमोक्रेटिक ना हो, ठीक है। वहाँ पर मतलब कि कोई फ़ायदा नहीं होता था, ठीक है, वहाँ के जनता को, ठीक है। बट व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक और अनडेमोक्रेटिक। लेकिन क्वेश्चन यह आता है कि यदि डेमोक्रेटिक कंट्रीज भी इलेक्शन करवाती हैं और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज भी इलेक्शन करवाती हैं, तो आखिर ऐसा क्या है कि ऐसा कौन सा इलेक्शन है जो इलेक्शन डेमोक्रेटिक होगा और कौन सा ऐसा इलेक्शन जो कि अनडेमोक्रेटिक है, ठीक है। तो सबसे पहले उसके लिए हमें समझना होगा कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन होती क्या है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम यह समझ लेते हैं कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन क्या होती है तो उसके बाद समझने में हमें आसानी होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कई सारे पॉइंट्स है, उसमें आपको दिखा देता हूँ, बता देता हूँ। तो देखिए डेमोक्रेटिक इलेक्शन में क्या होता है कि हमारे पास कई सारे ऑप्शन होते हैं चूज करने के लिए, ठीक है। उसके साथ ही साथ हमारे पास एबिलिटी होती है चूज करने के लिए, मतलब कि 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। मतलब कि एक आदमी जो है उसको सभी व्यक्ति जो है उसके पास चूज करने की एबिलिटी होती है, ठीक है। सब लोग चूज कर सकते हैं इलेक्शन में, यही डेमोक्रेटिक इलेक्शन में सभी लोगों को चूज करने का मतलब कि मौका होता है। यह नहीं कि मतलब कि जो अमीर लोग हैं जो थोड़े बड़े वाले हैं उन्हीं को मतलब कि चूज करने का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर सबको चूज करने का ऑप्शन मिलता है, और यहाँ पर होता क्या है कि एक आदमी, ठीक है, एक पर्सन है तो उसका वो 1 ही वोट देगा और उस वोट का वैल्यू केवल 1 ही होगा, ठीक है। तो ये है बहुत ही बड़ा फायदा, ठीक है। उसके बाद देखे हैं दिस शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम। देखिए अब डेमोक्रेटिक इलेक्शन में ये क्या होता है कि हमारे पास ऐसा नहीं है कि केवल हम एक ही चीज़ को चूज कर सकते हैं, हमारे पास कई सारे चीज़ होते हैं, उसमें से कुछ भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। कई सारे पार्टीज होती हैं जिसमें से सबसे अच्छा हमको जो लगे वो हम चूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही पार्टी है उसी को चूज कर सकते हैं, ठीक है। एक ही पार्टी रहेगा तो मतलब जैसे कि चाइना का एग्जाम्पल आप देखे थे, तो चाइना में देखिए आप किसी भी पार्टी को चूज कर लें लेकिन बनेगा तो केवल वहाँ का जो मेन पार्टी है वही बनेगा, ठीक है। जो नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, ठीक है, वही वहाँ का गवर्नमेंट चलाएगा। तो यहाँ से हमको चूज करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो हम चूज क्या करें। तो इससे वो नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ, ठीक है। इलेक्शन तो होता है लेकिन वहाँ पर नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन होता है, क्योंकि वहाँ पर केवल एक ही चीज़ चूज करने का ऑप्शन ही है, ठीक है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है।
तो यहाँ पर देखिए हमें वही कि मतलब हमें कई सारे ऑप्शन मिलते हैं डेमोक्रेटिक इलेक्शन में। हमें ऐसा नहीं है कि केवल हम एक ही चीज़ चूज कर सकते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें चूज करने का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स रेगुलर इलेक्शन। ठीक है, अब देखिए जो चॉइस है ये रेगुलर इंटरवल पे होता रहता है। जैसे कि मतलब ये नहीं है कि अगर आप मतलब कि एक बार इलेक्शन कर दिए और एक बार कोई पार्टी जीत जाता है तो जब तक वो कंट्री रहेगी तब तक वही गवर्नमेंट पूरा का पूरा हैंडल करेगा। तो ऐसा नहीं है, रेगुलर इंटरवल पर रेगुलर इलेक्शन होता करता है, जिससे कि यदि हमसे कोई गलती भी हो जाती है कि हम मतलब कि कोई दूसरा ऐसे लोग को चूज कर लिए हैं मतलब कि जो हमारे हित में काम नहीं कर रहा है, तो फिर हम ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद रेगुलर इंटरवल पे होता है, तो इससे हम मतलब कि अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम फिर उसे सुधार भी सकते हैं, कि हम उसे ठीक कर सकते हैं और उस फिर से मतलब कि हम दूसरे कैंडिडेट को चूज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक और फायदा है कि रेगुलर इंटरवल पे होते रहते हैं। ठीक है, इलेक्शन जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन है वो रेगुलर इंटरवल पे होता है। ये डेमोक्रेटिक इलेक्शन का मैं बता रहा हूँ कि डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में होते क्या है। ठीक है, उसके बाद कैंडिडेट परफॉर्म्ड बाय द पीपुल शुड गेट इलेक्टेड। अब देखिए, अब यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह क्या कर रहा है कि जो कैंडिडेट इलेक्ट होते हैं, ठीक है, वो वही फंक्शन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, वो वही परफॉर्म करेंगे जो कि पीपुल चाहेंगे। ठीक है, पीपुल जो चाहेंगे और वही परफॉर्म करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो पीपुल जो है वो अपने कैंडिडेट्स को बदल भी सकते हैं अगले इलेक्शन में। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ा फायदा है। उसके बाद इलेक्शन फ्री एंड फेयर मैनर। अब जो इलेक्शन है वो फ्री एंड फेयर मैनर में होता है। अब देखिए ये जो इलेक्शन जो फ्री एंड मैनर जो लाइन है ये हमारे इंडिया में कैसे लागू होता है, ये हम आगे देखेंगे कि फ्री एंड फेयर मैनर हमारे इंडिया में कैसे होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब कि देखिए जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती हैं उनमें फ्री और फेयर मैनर में इलेक्शन करवाने के लिए कई सारे मतलब कि एक पावर लगी होती है ताकि अच्छे से इलेक्शन हो सके। हमारे इंडिया में भी एक ऐसी पावर है, तो उसके बारे में हम आगे जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 5 पॉइंट है, इन पांचों पॉइंट्स का आप आंसर मतलब कि यूज कर सकते हैं कि अगर कोई पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि ठीक है, और व्हाट्स मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, इस तरह से भी क्वेश्चन आता है, तभी आप इसमें लिख सकती हैं। ठीक है, अगर आप कई तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आपको 5 अगर मार्क्स का आता है क्वेश्चन तो 5 पॉइंट आप लिखिएगा, बिल्कुल भी नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, अब देखिए फिर से मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ कि डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में होते क्या है कि हर एक व्यक्ति को चूज करने का ऑप्शन होता है। ठीक है, चूज करने का अधिकार होता है। ठीक है, फिर दूसरा क्या है कि हमारे सामने कई सारे चूज करने के ऑप्शन होते हैं। ये ऐसा नहीं है कि हम केवल एक ही लोग को चूज कर सकते हैं। ठीक है, समथिंग कैन बी चूज भी। ठीक है, वी कैन समथिंग चूज, हम कुछ भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो मतलब कि रेगुलर इंटरवल पे ये इलेक्शंस होते रहते हैं। ठीक है, रेगुलर इंटरवल पे होते रहते हैं, ऑफर किए जाते रहते हैं, जिससे अगर हमसे कोई भूल भी हो जाती है हम किसी दूसरे ऐसे कैंडिडेट को इलेक्ट करवा दे रहे हैं, जिता दे रहे हैं जो हमारे हित में काम नहीं कर रहा है, तो हम उसे बदल भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो कैंडिडेट हैं वो कैंडिडेट वही होगा जो कि पीपुल चाहेंगे, ये नहीं कि कोई दूसरा चाहेगा तो वो कैंडिडेट बन जाएंगे। तो पीपुल जो चाहेंगे वही कैंडिडेट होंगे और इलेक्शन जो है वो फ्री और फेयर मैनर में होता है। ठीक है, तो ये था हमारे कुछ पॉइंट्स डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के कि डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में क्या होती हैं। ठीक है, अब देखिए इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि क्या पॉलिटिकल कंपटीशन होना ज़रूरी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी कह सकते हैं और इस पर क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है कि क्या पॉलिटिकल कंपटीशन होना ज़रूरी है। तो देखिए पॉलिटिकल कंपटीशन होने के फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी है। ठीक है, तो देखिए क्या क्या चीज़ है कैसे है, चलिए उसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, तो इलेक्शन पॉलिटिकल कंपटीशन इट हैव सम डेमेरिट। देखिए यदि इलेक्शन होता है और उस पर भी पॉलिटिकल कंपटीशन होता है तो उसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं, मतलब कि उसके कुछ नुकसान हैं। ठीक है, उसके बहुत ही ज़्यादा डिसएडवांटेजेस भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक तरह से देखिए पहले पॉलिटिकल कंपटीशन के फ़ायदे की मैं बात कर दूं, अगर पॉलिटिकल कंपटीशन नहीं रहेगा, ठीक है, पॉलिटिकल कंपटीशन नहीं रहेगा तो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा चूज करने का ऑप्शन नहीं रहेगा। ठीक है, केवल एक ही दो लोग रहेंगे तो उसमें भी कई लोग मतलब कि उनको लगने लगेगा, वो भी करप्ट हो सकते हैं कि बार बार हमें ही जीतना है, ये वो जीतेगा या फिर हम जीतेंगे, जिससे अगर हम कुछ ना करें तब भी हमारा कुछ होगा नहीं, मतलब कि कुछ हमारा मतलब आसानी से हम ही राज करेंगे, हम ही रूल करेंगे। तो इस तरह से इसके कुछ इसके जो है एडवांटेजेस भी हैं पॉलिटिकल कंपटीशन के, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसके
डिसएडवांटेजेज है, ठीक है। पॉलिटिकल कंपटीशन के ज़्यादा से ज़्यादा डिसएडवांटेजेज हैं, ठीक है। यहाँ पर हम उन्हीं पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि व्हाट आर द डिसएडवांटेजेज ऑफ पॉलिटिकल कंपटीशन, ठीक है। या फिर क्वेश्चन इसी तरह से डायरेक्ट हेडिंग के रूप में पूछ सकता है कि इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन, ठीक है। तो इस तरह से कई तरह में क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट आर द डिमेरिट्स ऑफ पॉलिटिकल कंपटीशन, ठीक है। बहुत तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, लेकिन कंटेंट आपका एक ही जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ है। तो देखिए, इट क्रिएट ए सेंस ऑफ डिसयूनिटी फैक्शनलिज्म। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि इससे लोगों में एक डिसयूनिटी मतलब की आती है, एक मतलब कि एकता को यहाँ पर एकता नहीं रह जाती है, ठीक है। फैक्शनलिज्म मतलब कि लोग, देखिए क्या होता है, जितना ही पॉलिटिकल कंपटीशन बढ़ता है उससे ज़्यादा उतना ही ज़्यादा लोग धर्म को लेकर मतलब कि एक दूसरे के विरोधी होते जाते हैं। मान लीजिए यदि कोई पार्टी का लीडर जो है वो मान लीजिए कोई हिंदू धर्म का है, ठीक है, तो जितने भी हिंदू रहेंगे उसको देंगे, और कोई मुस्लिम है तो मुस्लिम देंगे। तो इससे मतलब लोगों में डिसयूनिटी मतलब की बनती है, और लोगों में धर्म को लेकर विरोध होने लगता है, ठीक है। फैक्शनलिज्म, धर्म को लेकर लोगों में विरोध होने लगता है, और कई बार तो इसमें दंगे फसाद भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब कि ज़्यादा कंपटीशन होना भी नहीं ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, पार्टीज लेवल एलिगेशन यूज डर्टी ट्रिक्स। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जितना ही ज़्यादा पॉलिटिकल कंपटीशन होता है उतना ही ज़्यादा जो पार्टीज़ हैं वो डर्टी ट्रिक्स यूज करते हैं, ठीक है। वो कई सारे डर्टी ट्रिक्स यूज करते हैं, लोगों को पैसा बांटना शुरू कर देते हैं ताकि मतलब कि वो वोट्स हमारे इधर आ जाए। बहुत सारे डर्टी ट्रिक्स आपने सुना होगा यदि आप गाँव के इलाके में रहते हैं। तो जब आप प्रधान का वोट होता है, ग्राम प्रधान का वोट होता है, या फिर जब मतलब कि वैसे बड़े बड़े इलेक्शंस में तो थोड़ा कम ही देखने को मिलेगा, लेकिन जो मतलब कि ऐसे छोटे मोटे जो इलेक्शन उससे देखिए बड़े बड़े जो इलेक्शन होते हैं जैसे लोकसभा, विधानसभा, इन सभी में ज़्यादा से ज़्यादा जो है फैक्शनलिज्म देखने को मिलता है। मतलब कि लोगों को जात पात को लेकर मतलब कि भेदभाव देखते हुए उनको वोट देते हुए दिखता है। लेकिन थोड़े बहुत जो होते हैं उसमें कई सारे डर्टी ट्रिक्स अपनाए जाने लगते हैं, जैसे कि पैसे बांट देना, किसी को डराना धमकाना, किसी को मतलब कि कहीं से फेल कर देना, उसे बहुत सारे डर्टी ट्रिक्स इस्तेमाल होने लगते हैं, ठीक है। कई सारे आपने मूवी भी देखी होंगी इससे रिलेटेड, जिसमें मतलब कि लोग जीतने के लिए लोग मतलब कि कैंडिडेट इलेक्शन जीतने के लिए उसमें कई सारे डर्टी ट्रिक्स भी यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, नो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ कैन बी फॉर्मुलेटेड। अब देखिए इससे क्या होता है कि एक लंबे समय का पॉलिसीज़ जो है वो तरह लंबे समय तक नहीं चल पाता है, ठीक है। इससे मतलब क्या है, चलिए वो मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए अगर मान लीजिए जितना ही ज़्यादा पॉलिटिकल कंपटीशन रहेगी, ठीक है, तो अब देखिए मान लीजिए आज कोई पार्टी जीतती है, ठीक है, फिर जब देखेगी कि ये इस तरह से काम कर रही है, कुछ थोड़ी सी भी अगर उससे भूल हो जाती है, तो जो उसका अपोजिशन पार्टी होगा मतलब जो इसके विरुद्ध लड़ रहा होगा वो लोगों को इससे लेकर इस चीज़ को लेकर लोगों को मतलब कि उनमें उसके लिए विरोध लाना स्टार्ट कर देता है ताकि वो अगले इलेक्शन में जीत सके। और ये कुछ हद तक ठीक भी है, लेकिन इससे बहुत ही ज़्यादा जितना ही ज़्यादा पॉलिटिकल कंपटीशन होता है उतना ही ज़्यादा ये होता है, ठीक है। तो इससे बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें भी होती हैं, ठीक है। उसके बाद चौथा पॉइंट क्या है कि गुड पीपुल हु मे विश टू सर्व द कंट्री डू नॉट इंटर दिस एरेना। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और है कि जो अच्छे लोग देश की सेवा करना चाहते हैं वो इस एरेना में घुसना ही नहीं चाहते, इस एरेना में फंसना ही नहीं चाहते, इस दलदल में नहीं फंसना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि जैसे ही वो इसमें जाएंगे लोग उन्हें भी मतलब कि गालियाँ देना स्टार्ट कर देंगे, मतलब कि लोग इन्हें भी मतलब कि ये कहेंगे कि ये अच्छा नहीं कर रहे हैं, वो अच्छा नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह से वो जो अच्छे लोग जो कि सच में देश की सेवा करना चाहते हैं, जो सच में देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो लोग इस दलदल में फंसना ही नहीं चाहते हैं, इस दलदल में इंटर ही नहीं करना चाहते हैं। तो ये था कुछ पॉइंट कि मतलब कि मतलब कि पॉलिटिकल कंपटीशन है उसका होना भी बहुत ही मतलब ज़्यादा पॉलिटिकल कंपटीशन ना होके कुछ पॉलिटिकल कंपटीशन होना भी ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादा इसका डीमेरिट्स है, ठीक है। डीमेरिट्स मतलब इसके डिसएडवांटेजेस, ठीक है। तो ये थे मतलब कि कुछ इसके डिसएडवांटेजेस, ठीक है। अब देखिए वर द पॉलिटिकल लीडर्स नॉट अवेयर ऑफ इट मोटिवेशन फॉर पॉलिटिकल लीडर्स टू वर्क। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि क्या जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, ठीक है, जो हमारे मतलब कि हमारा जो संविधान बनाने वाले उसमें जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, क्या वो लोग इस बात से अवेयर नहीं थे, मतलब क्या उन लोगों को ऐसा नहीं लगता था कि मतलब उन लोगों को ऐसा नहीं लगा था कि यदि हम मतलब इस तरह से करेंगे इलेक्शंस को, अगर हम
मतलब कि इस तरह से करेंगे तो बहुत सारे पॉलिटिकल मतलब कि कंपटीशन भी खड़े होने लगेंगे और फिर उसके बाद कई सारी समस्याएं भी आ सकती हैं, ठीक है। तो इससे मतलब कि मोटिवेशन फॉर पॉलिटिकल लीडर्स टू वर्क, लेकिन यहाँ पर देखिए, लेकिन तब भी उन लोगों ने इसलिए किया ताकि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो मोटिवेट होकर इसमें काम कर सकें। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपको फिर से बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पर कहने का क्या कह रहा है कि मतलब जो हमारे संविधान बनाने वाले लोग थे, तो उसमें क्या उन लोगों को ये नहीं पता था कि आगे चल के इसमें समस्याएं भी हो सकती हैं यदि हम इलेक्शन का मतलब कि इसमें रखते हैं इलेक्शन की तरफ से, तो इसमें समस्याएं भी आ सकती हैं। लेकिन उन लोगों ने इसलिए रखा ताकि लोग मोटिवेट हो और पॉलिटिकल लीडर्स जो है अच्छे से काम कर सके। क्योंकि देखिए जितना ही ज़्यादा पॉलिटिकल कंपटीशन होता है, इससे लोगों के अंदर ये भी होता है कि यदि जो पॉलिटिकल पार्टी जीतती है उन लोगों के अंदर ये भी होता है कि यदि इस बार हम अच्छे से काम नहीं करेंगे तो अगली बार जो जनता है वो दूसरे को जिता देगी और हमारा जो कुर्सी है वो छिन जाएगा। इसलिए कुछ सोचकर ये इसके फ़ायदे भी हैं, पॉलिटिकल कंपटीशन के कुछ फ़ायदे भी हैं, जिससे मतलब कि लोगों में एक उन लोगों को जो लीडर्स हैं उन लोगों को लगता है कि मतलब कि हमें काम करना है, ठीक है। लेकिन वही यदि केवल एक ही पार्टी हमेशा रहता तो इससे वो बहुत ज़्यादा करप्ट भी हो सकता था। क्योंकि जब वो करप्ट मतलब कि जब उसे लगने लगता है कि आखिर चाहे कुछ भी हो, चाहे मैं काम करूं चाहे ना करूं, हमेशा जितना मुझे ये पावर में मुझे ही रहना है, तो वो काम नहीं करता, ठीक है। तो इससे पॉलिटिकल कंपटीशन होना ज़रूरी भी है और थोड़ा सा मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं इसके डिमेरिट्स भी हैं, ठीक है। तो ये आपको मतलब कि क्लियर है। उसके बाद देखिए कंपटीशन, लीडर आर रिक्वायर्ड टू वर्क हार्ड टू रिमेन इन द पावर टू गेन इट, ठीक है। वही मैंने बताया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वही मैंने बताया कि जो कंपटीशन है इससे जो लीडर्स जो पार्टी अभी जो मतलब कि जो लीडर्स पावर में है उन लोगों को कठिन परिश्रम करना पड़ता है ताकि वो अपने पावर को बनाए रखें, ठीक है। मतलब अगले इलेक्शन तक में भी अपने पावर को बनाए रखें और अगले इलेक्शन में भी जीत सकें। इसलिए कंपटीशन का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से देखिए मैंने आपको डिमेरिट्स बता दिए, यहाँ पर आपको कुछ फ़ायदे बता दिए कि इसके क्या क्या मेरिट्स हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ इसके फ़ायदे भी बता दिए। देखिए अब आपको इस क्वेश्चन का जवाब जो है मिल गया होगा कि आखिर क्यों जो हमारे संविधान बनाने वाले जो मेंबर्स थे उन लोगों ने इलेक्शन को हमारे मतलब कि इलेक्शन और पॉलिटिकल कंपटीशन को हमारे संविधान में रखने दिया ताकि लोग मोटिवेट हो सकें और कठिन परिश्रम करें और आगे देश को आगे ले जाएं, ताकि उन्हें मतलब कि वो ये सोच के आगे काम करें ताकि हम अपने पावर को बनाए रखें और अगले इलेक्शन में भी हम जीत सकें, ठीक है। तो ये तो इसके कुछ फायदे, ठीक है। इट इज़ ए रिवार्ड फॉर सर्विंग एंड एट सेम टाइम पनिशमेंट फॉर नॉट परफॉर्मिंग। अब देखिए जो पॉलिटिकल कंपटीशन है वहाँ पर ये लाइन बहुत ही अच्छा है। देखिए पॉलिटिकल कंपटीशन उन लोगों का मतलब कि उन लोगों के लिए एक रिवार्ड है जो कि काम करेंगे, लेकिन उन लोगों के लिए एक मतलब कि पनिशमेंट है जो काम नहीं करेंगे, मतलब कि अच्छे से काम नहीं करेंगे उन लोगों के लिए पनिशमेंट भी है, ठीक है। तो पॉलिटिकल कंपटीशन जो है एक तरह से बहुत ही ज़रूरी भी है और पॉलिटिकल कंपटीशन उन लोगों के लिए एक पुरस्कार है, प्राइज है, कर सकते हैं जो लोग वर्क हार्ड मतलब कि जो लोग कठिन परिश्रम करेंगे, देश को आगे ले जाएंगे, देश को सर्व करेंगे, देश की सेवा करेंगे, उन लोगों के लिए तो ये एक रिवार्ड है पॉलिटिकल कंपटीशन। लेकिन जो लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे उन लोगों के लिए एक पनिशमेंट भी है कि वो कभी भी इलेक्शन में जीत नहीं पाएंगे। तो ये था मतलब कि क्या क्या पॉलिटिकल कंपटीशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा, आपके सभी आंसर का जो क्वेश्चन है उसके आंसर भी मिल गए होंगे, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे देखते हैं हमारा क्या है। तो देखिए अब आगे हमारा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। तो व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन। अब हम पढ़ेंगे कि हमारे इलेक्शन का क्या, अब हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन, ठीक है। तो हम अब जानेंगे कि हमारे इंडिया में इलेक्शन का सिस्टम क्या है, हमारे इंडिया में इलेक्शन कैसे होता है, ठीक है, कौन करवाता है, वो सब चीज़ें हम इसमें जानेंगे, ठीक है। तो इसमें कई सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा कि इंडिया में इलेक्शन किस तरह से होता है, कौन करवाता है, उसके क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं और वो किस तरह से करवाए जाते हैं और कैसे कैसे इलेक्शन होते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे इंडिया में आपको पता भी होगा कि दो तरह के इलेक्शन होते हैं, लोकसभा का इलेक्शन और विधानसभा का इलेक्शन, जो कि थोड़े टॉप लेवल पे इलेक्शन, तो बड़े लेवल पे इलेक्शन जो होते हैं वहाँ दो तरह के इलेक्शन होते हैं, लोकसभा का इलेक्शन और विधानसभा का इलेक्शन। इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि लोकसभा का इलेक्शन कौन सा है और विधानसभा का इलेक्शन कौन सा है। तो मैं इसमें आपको बता दूँ कि जो प्राइम मिनिस्टर को चूज करने के लिए इलेक्शन होती है, ठीक है, वो उसे हम लोकसभा का इलेक्शन कहते हैं, ठीक है। और जो विधानसभा का इलेक्शन जो है उसमें चीफ मिनिस्टर को चूज किया जाता है, ठीक है।
लोकसभा के इलेक्शन में जो कैंडिडेट्स जीतते हैं, ठीक है, जो रिप्रेजेंटेटिव जो चुने जाते हैं उन्हें हम एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। वहीं विधानसभा में जो मेंबर्स जो रिप्रेजेंटेटिव या कैंडिडेट्स जो जीतते हैं उसे हम एमएलए कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। अब देखिए जो एमपी होते हैं वो चूज करते हैं किसे, प्राइम मिनिस्टर के, और जो एमएलए होते हैं वो चूज करते हैं चीफ मिनिस्टर को। तो यहाँ पर आपको बेसिक डिफरेंस याद रखना है कि लोकसभा का जो मतलब कि लोकसभा का इलेक्शन जिसमें प्राइम मिनिस्टर को चूज किया जाता है, और विधानसभा जिसमें कि चीफ मिनिस्टर को चूज किया जाता है। और जो पूरे लोकसभा का जो मतलब कि लोकसभा का जो ये इलेक्शन है ये नेशनल लेवल पे होता है, वहीं विधानसभा का जो इलेक्शन है ये स्टेट लेवल पे होता है। अब इन दोनों में देखिए एक चीज़ और डिफरेंस है कि लोकसभा का इलेक्शन जो है वो जनरल इलेक्शन होता है, वहीं विधानसभा का इलेक्शन बाई इलेक्शन होता है। अब इसमें क्या बात है, ठीक है, इसमें क्या चीज़ है, तो देखिए जनरल इलेक्शन मतलब कि पूरे कंट्री में, इंडिया में पूरे एक ही बार ये इलेक्शन होगा। हो सकता है कि दिन के और कुछ समय, कुछ सप्ताह के थोड़े से डिफरेंस हो सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि जब प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शंस होते हैं तो पूरे कंट्री में एक ही बार होते हैं, ठीक है। लेकिन वहीं विधानसभा यानी कि जो स्टेट लेवल के जिसमें चीफ मिनिस्टर को चुना जाता है वो इलेक्शन है, वो हर स्टेट में अलग अलग होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब टाइम इंटरवल सेम रहेगा, लेकिन वो उसमें टाइम में फ़र्क रहेगा, ठीक है। मतलब कि किसी स्टेट में कभी और रहेगा, तो किसी स्टेट में कहीं अगले साल रहेगा, कहीं अगले वर्ष रहेगा। तो मतलब कि उसमें एक जनरल इलेक्शन की तरह नहीं होता है कि एक ही समय पे होता है, ठीक है। उसमें स्टेट मतलब कि सेट किए रहते हैं कि इलेक्शन कब होता है, लेकिन जो टाइम इंटरवल है वो बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ पर भी अगर 5 वर्ष पे होता है तो उस दूसरे स्टेट में भी 5 वर्ष पे भी होगा, लेकिन देखिए टाइम इंटरवल पे डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। लेकिन लोकसभा के इलेक्शन में पूरे कंट्री में एक साथ होता है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला सिस्टम जो है, सबसे पहला मतलब कि इसमें पॉइंट आता है वो है इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ये इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज का क्या मतलब है, चलिए तब बात करते हैं। तो देखिए एरिया बेस्ड सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। जो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये एरिया बेस्ड सिस्टम है, मतलब कि रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के लिए एरिया बेस्ड सिस्टम है, ठीक है। ये एरिया बेस्ड मतलब कि अगर एक एरिया को फिक्स कर दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक एरिया है, ठीक है, यहाँ पर एक एरिया है, फिर यहाँ पर एक एरिया है, ठीक है। अब एरिया फिक्स कर दिया गया कि यहाँ से एक रिप्रेजेंटेटिव आएगा और यहाँ से एक रिप्रेजेंटेटिव आएगा और यहाँ से आएगा, ठीक है। मतलब कि एक एक कैंडिडेट जो है यहाँ से सब जगह से आएंगे, ठीक है। और फिर ये जो इसमें देखिए कई लोग उठेंगे, उठने के लिए इसमें कई लोग, इसमें जो चुनाव है वो कई लोग जीतने के लिए मतलब कि इसमें प्रत्याशी बनेंगे, लेकिन जीतेगा कोई एक, और ये जो इसमें से जीतेगा वो आएंगे, ये बन के आएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये मेन पे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एरिया बेस्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब कि एक एरिया फिक्स कर दिया जाता है रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए, ठीक है। वोटर्स लाइंग इन दैट एरिया इलेक्ट्स आर रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो देखिए जिस एरिया में वोटर्स रहते हैं वो अपने एरिया के रिप्रेजेंटेटिव को जिताएंगे, ठीक है। वही मैंने बताया कि मान लीजिए कि पूरा एरिया है, तो इसमें जितने भी वोटर्स होंगे, जितने भी वोट देने वाले लोग हैं, वो लोग किसी एक को जिताएंगे, और फिर वो होगा जो इस पूरे एरिया का रिप्रेजेंटेटिव होगा, और पूरे इस एरिया से जो भी निर्णय लेना होगा वो यही लेगा, ठीक है। तो ये आपको क्लियर है। तब देखिए अब इस तरह से हम बात करते हैं कि हमारे इंडिया में कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। इस तरह मान लीजिए अगर एरिया फिक्स किया गया है तो ऐसा तो होगा नहीं कि इंडिया में केवल एक ही एरिया होगा, तो बहुत सारे एरियाज हैं। तो मतलब कि जो एरिया बेस्ड सिस्टम है इसमें कौन कौन से कितने सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, ठीक है। तो देखिए हमारे इंडिया में टोटल 544 सीटें हैं, ठीक है, 545 सीटें हैं, सॉरी 545 सीटें हैं, जिनमें से दो जो हैं वो एंग्लो इंडियन की है, और वहीं जो 543 बचती हैं, जो 543 सीटें बचती हैं। अब देखिए ये जो सीटें मैं बोल रहा हूँ ये लोकसभा का याद रखिएगा, लोकसभा का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, लोकसभा का बात कर रहा हूँ। क्योंकि देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए हमारा ये पूरा इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है, और ये इसमें कई सारे स्टेट हैं, ठीक है, ये इसमें कई सारे स्टेट हैं, ठीक है। अब इस स्टेट में कई सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, ठीक है, कई सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, और इन सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज का एक फिक्स नंबर है, और ये जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उन सभी को मिलाकर 543 जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जिसमें से जो मैंने अभी आपको बताया टोटल जो है वो 545 हैं, लेकिन दो जो है वो एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्व है। एंग्लो इंडियन मतलब कि जो हमारे देश के नहीं, वही इंग्लैंड का या फिर अमेरिका का जो है, ठीक है। यही देखिए हमारे इंडिया के संविधान में सबको बराबर का अधिकार मिला है, ठीक है। अंग्रेज भले चल गए लेकिन अंग्रेजों का पोजीशन नहीं लिया गया, ठीक है। उन्हें भी हमारा मतलब कि
मतलब कि कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उसमें भी उन्हें जगह दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए कि टोटल जो है वो 545 है और जिसमें से 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जिसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जहाँ से एमपी चुने जाते हैं। ठीक है, जहाँ से एमपी चुने जाते हैं 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज से एमपी चुने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लियर होना चाहिए। ये लोकसभा का बात कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर अभी आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ये देखिए ये पूरा है लोकसभा। ठीक है, ये मतलब कि ये मान लीजिए पूरा हमारा कंट्री है। ठीक है, इसमें कई सारे स्टेट हैं और इसमें कई सारे कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। ये कई सारे कॉन्स्टिट्यूंसीज है, एक एक स्टेट में कई सारे कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ पर होता क्या है कि ये जो स्टेट है इसमें केवल यही कॉन्स्टिट्यूंसीज है और यहाँ से जो सिलेक्ट हुए, ये यहाँ से जो सिलेक्ट हुए और इस असेंबली में, इसके असेंबली में जो बनेंगे वो कहलाते हैं एमएलए। ठीक है, एमएलए कहलाते हैं। और इस कॉन्स्टिट्यूंसीज में भी, इस कंट्री में भी कई सारे कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं और यहाँ से भी सिलेक्ट होंगे और इन सभी को जो सिलेक्ट मतलब कि इन सभी से जो आएंगे उससे वो होते हैं एमपी। ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया लोकसभा के केस में। ठीक है, लोकसभा के केस में। अब यही हम बात करते हैं विधानसभा के केस में क्या होता है। सिमिलरली इन द केस ऑफ स्टेट के केस में क्या होता है, ईच स्टेट हैज ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज। हर स्टेट के पास उसके स्पेसिफिक नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपके बुक में एक मैप भी दिया होगा जिसमें आपको बताया गया कि किस स्टेट में कितने कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, उस मैप को जरूर देखिएगा एक बार। ठीक है, तो उसके बाद इलेक्टेड लीडर्स आर नोन एज एमएलए। ठीक है, इसमें जो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं उसे हम एमएलए कहते हैं और जो लोकसभा के जो मतलब कि इलेक्टेड लीडर्स होते हैं उसे हम एमपी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में देख लीजिए हरियाणा। ठीक है, हरियाणा। अब यहाँ पर देखिए आपको सब सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा कि कहानी क्यों दिया गया था स्टार्टिंग में। ठीक है, मैं यहाँ पर स्पेसिफिक केवल हरियाणा का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए ये हरियाणा है और ऐसा उसका नक्शा नहीं है लेकिन मान लीजिए, और इसमें देखिए कई सारे कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। ठीक है, इसमें कई सारे कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जहाँ से एक एक लीडर जो है वो इलेक्ट होंगे और जो इस यहाँ के जो पीपुल होगी, यहाँ की जो पीपुल होगी, यहाँ पर जो पॉपुलेशन होगी, यहाँ पर जो पॉपुलेशन होगी, सभी फिक्स हैं। ठीक है, सभी फिक्स हैं कि और देखिए सभी फिक्स हैं। यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो इसे यहाँ पर जो प्रतिनिधि मतलब कि वोट में उठेंगे वो इसे चुनेंगे। ठीक है, उसमें से सेलेक्ट करेंगे और फिर जो जीतेगा, ठीक है, जो जीतेगा वो जो एक सभा बनेगी जिसे मतलब कि विधानसभा, उस सभा में आएगी और वो फिर डिसाइड करेंगे कि हमारे लीडर किसे चुना जाए, मतलब कि चीफ मिनिस्टर को किसे चुना जाए। ठीक है, तो ये आपको क्लियर है ना। तो यहाँ पर देखिए वही हरियाणा में क्या हुआ था, हरियाणा में टोटल कितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज थी, 90 कॉन्स्टिट्यूंसीज थी। ठीक है, 90 कॉन्स्टिट्यूंसीज थी। अब इन सभी 90 कॉन्स्टिट्यूंसीज में 76 कॉन्स्टिट्यूंसीज जो है वो चौधरी देवीलाल ने जीत ली थी। ठीक है, इसी वजह से उन्हें चीफ मिनिस्टर घोषित किया गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज, मतलब कि जो फिक्स है, जो कॉन्स्टिट्यूंसीज फिक्स है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में भी हम बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं एक बार आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूंसीज जो है फिक्स हों। जैसे कि आप अभी पीछे भी पढ़े हैं कि हमारे जो इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं टोटल 545 हैं, लेकिन उनमें से 543 ही ऐसी हैं जिन्हें इलेक्ट करके चुना जाता है और जो फिक्स हैं, जो एंग्लो इंडियंस के लिए फिक्स हैं। तो इसीलिए जो 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उसमें से भी कुछ फिक्स हैं जो कि उनमें से केवल वही लोग उसमें उसके मतलब कि उसके कैंडिडेट बन सकते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए ओपन इलेक्ट्रल कंपटीशन। ठीक है, ओपन इलेक्ट्रल कंपटीशन वीकेंड सेक्शन में नॉट बी स्टैंड, थोड़ा सा वीकेंड सेक्शन में नॉट बी स्टैंड ए गुड चांस टू विन। अब देखिए क्या हो रहा है कि जो ओपन इलेक्ट्रल कंपटीशन होता है, यहाँ पर देखिए जैसा कि आपको पता ही होगा कि इलेक्शन में कितने ज़्यादा कंपटीशन होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन होते हैं। इससे क्या होता है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने पैसे की बदौलत पे जीत जाते हैं। वो लोग इतना पैसा खर्च कर, भले ही हमारे इंडिया की जो इलेक्शन सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक है, लेकिन तब भी ऐसा नहीं है
कि लोग दूसरे पैसे से लोग वोट ना खरीदे, ठीक है। कई सारे बहुत सारे पैसे बढ़ते हैं, और फिर अब जितने जिन लोगों के पास कुछ थोड़े पोजीशन पहले से ही है, तो वो लोग मतलब कि जो है वो ऐसा रहे, हो सकता है कि इलेक्शन हमेशा जीतते करें, ठीक है। कभी भी वीकेंड सेक्शन को चांस मिले ही नहीं। मेरे कहने का ये मतलब है, मान लीजिए कि कोई बहुत ही अमीर आदमी है, ठीक है, अमीर आदमी है जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तो वो क्या करता है कि पूरे जितने लोग हैं सभी को पैसा दे देगा और कहेगा कि हमारा हमको वोट देना है, ठीक है। इससे क्या हो सकता है कि जो गरीब आदमी है, ठीक है, जो गरीब आदमी है वो तो कभी जीत ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है कि वो खर्च कर सके, ठीक है। इसलिए हमेशा वही वोट जीतेगा जिससे गरीबों को जो गरीब लोग हैं उसे कोई चांस मिलेगा ही नहीं। तो ये इसमें इक्वलिटी कैसी, ठीक है, इसमें इक्वलिटी कैसी जब हमेशा केवल अमीर लोग ही जीत रहे हैं। तो इसके लिए हमारे जो संविधान बनाने वाले लोग थे उन लोगों ने बहुत ही अच्छा दिमाग लगाया था। तो देखिए वो क्या होता है, क्या किया किया था उन लोगों ने, चलिए उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, लैक ऑफ द रिसोर्सेज एजुकेशन एंड कॉन्टैक्ट, तो जो गरीब लोग होते हैं, पुअर सेक्शन होते हैं, उन सभी के पास रिसोर्सेज की कमी होती है, जिससे वो एजुकेशन भी अच्छा नहीं कर पाते हैं। उसके साथ साथ उनका कोई कांटेक्ट भी नहीं होता है, बड़े बड़े लोगों से उनका कोई कांटेक्ट भी नहीं बन पाता है। इससे मतलब कि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि अमीर लोगों के बहुत से बड़े लोगों से कांटेक्ट भी रहता है, ठीक है। फिर पावरफुल पीपल में प्रिवेंट देम फ्रॉम विनिंग इलेक्शन, उसके बावजूद जो अमीर लोग हैं वो, या फिर जो पावरफुल लोग हैं वो लोग उन लोगों को रोक सकते हैं, उन लोगों को मतलब बाधा बना सकते हैं उनको इलेक्शन जीतने के लिए। इसलिए द सिस्टम ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज वाज इंट्रोड्यूस, इसके लिए, इसी की वजह से हमारे जो संविधान बनाने वाले जो कैंडिडेट्स जो लोग थे उन लोगों ने रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज का सिस्टम लाया, ठीक है। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज का क्या सिस्टम था, अब वही हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आप क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि व्हाट वाज द रीजन फॉर रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इन द ओपन इलेक्ट्रल कंपटीशन, ड्यू टू द ओपन इलेक्ट्रल कंपटीशन वीकेंड सेक्शन में नॉट स्टैंड ए गुड चांस टू विन्स, दैट्स वाई बिकॉज द पावरफुल पीपल में प्रिवेंट देम टू विनिंग द इलेक्शन, सो आवर लिख सकते हैं कि सो आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लीडर्स इंट्रोड्यूस द रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है। ऐसे आप लिख सकते हैं आंसर, ठीक है। अब देखिए, अब रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज होता क्या है, तो यहाँ पर ये बात करते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ द सीट्स रिजर्व्ड इन लोकसभा, तो लोकसभा का जो इलेक्शन होता है उसमें जो सीटें हैं वो रिजर्व्ड हो गई हैं, ठीक है। रिजर्व हो गई हैं मतलब कि फिक्स हो गई हैं। अब वो किसके लिए फिक्स हो गई हैं वो बात करते हैं। तो देखिए, रिजर्वेशन फॉर एससी एंड एसटी, तो देखिए एससी होता है शेड्यूल कास्ट और एसटी होता है शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है। एससी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, तो इनके लिए सीटें जो हैं रिजर्व हो गई हैं। अब इसे गांव में लोग जैसे कि मतलब कि कई सारे नीचे नीचे पद के जैसे कि लोग हरिजन और भी बड़े लोग हैं, मतलब कि जैसे कि कई सारे हैं, तो उसमें बहुत सारे लोग जो कि मतलब कि बहुत ही एससी और एसटी में आते हैं। तो एससी का फुल फॉर्म होता है शेड्यूल कास्ट और एसटी का फुल होता है शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है। तो ये लोग मतलब कि इन लोग बहुत ही ज़्यादा गरीब होते हैं, और ये मतलब कि ऐसा नहीं है कि सभी लोग गरीब ही होते हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर इनकी जो मतलब कि देखने को मिलेगी वो गरीब ही मिलेंगे। आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़े होंगे कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की क्या हालत है, ठीक है। तो इनके लिए जो है कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिजर्व कर दिया गया है। अब देखिए, अब कॉन्स्टिट्यूएंसीज कितने कितने और किसको किसको कितना रिजर्व है वो बात करते हैं। तो देखिए, हमारा जो 543 बचा हुआ सीट है लोकसभा में, ठीक है, 543 जो बचा हुआ सीट है लोकसभा में, ठीक है। लोकसभा में जो बचा हुआ 543 सीट है उसमें से 84 सीट जो है वो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व हैं, और 47 सीट जो है वो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व्ड हैं, ठीक है। ये आपको डेटा याद रखना है, ठीक है, ये आपको डेटा याद रखना है। और ये लागू कब किया गया, 1 सितंबर 2012 में पहली बार लागू किया गया, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारा संविधान तो बहुत ही पहले बना था, तो ये मतलब कि इस समय क्या हुआ। तो देखिए, उस समय लोगों ने सोचा इस बारे में सोचा था, लेकिन उन लोगों को ऐसा लगा था कि मतलब कि हो सके ऐसी हालत ना आए। लेकिन जब ऐसी हालत आई तो हमारे जो उसमें सुधारकर्ता हैं उनको ये सिस्टम लाना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सीटें कितनी कितनी रिजर्व हैं, तो एससी के लिए 84 सीट्स और 47 सीट किसके लिए, एसटी के लिए। तो ये आपको डेटा याद रखना है। उसके बाद देखिए, लेटर ऑन द सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन वाज एक्सटेंडेड एट द डिस्ट्रिक्ट एंड लोकल लेवल। पहले देखिए, ये जो
सिस्टम था ये केवल लोकसभा में ही था, ठीक है। लोकसभा का इलेक्शन जिसमें 543 सीटें जो बची हुई हैं उसमें ही केवल ये सिस्टम हुआ था, ठीक है। यह सिस्टम केवल उसी में हुआ था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये जो रिजर्वेशन का सिस्टम है ये लोकल लेवल पे जो इलेक्शन होते हैं, डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शन होते हैं, जैसे कि पंचायत का इलेक्शन, जैसे कि गाँव में प्रधान को सेलेक्ट करने के लिए इलेक्शंस होते हैं, कई सारे इलेक्शन करवाए जाते हैं। तो इन लोकल लेवल के इलेक्शन में भी इस सिस्टम को लागू कर दिया गया है। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो अभी अभी इस समय जो गांव का इलेक्शन हुआ है उसमें आपको पता होगा कि जो महिलाओं का मतलब कि उसमें महिलाएं कैंडिडेट को उठना जरूरी था, और महिलाएं भी उठती हैं। उसके बाद जो जो हरिजन वगैरह थे, जो मतलब कि SC ST थे, उन लोगों का मतलब कि सीट था। बड़े लोग इसमें नहीं उठ सकते थे, मतलब कि जैसे कि जो बड़े कास्ट के लोग हैं, जनरल या OBC, ये लोग नहीं उठ सकते थे, ठीक है। ये लोग नहीं अपना मतलब इसमें भाग ले सकते थे, ठीक है। तो इसी तरह मतलब कि अब लोकल लेवल पे जो इलेक्शंस होते हैं उनमें भी ये सारे रिजर्वेशन का रूल फॉलो हो रहा है, ठीक है। अब देखिए 1/3 ऑफ द सीट्स आर रिजर्व फॉर द वुमेन आल्सो। अब देखिए यहाँ पर देखिए एक चीज़ आपको याद रखना है, जो 1/3 सीट जो रिजर्व वुमेन के लिए भी 1/3 सीट जो है वो रिजर्व हुई हैं, ये जो लोकल लेवल पे गवर्नमेंट होती है, रूरल एरियाज में या फिर अर्बन में जो लोकल गवर्नमेंट बनती है उनमें केवल है। अभी भी जो टॉप लेवल की मतलब कि जैसे कि लोकसभा का इलेक्शन है, इन सभी में अभी वुमेन्स को सीट नहीं मिला है, ठीक है। वुमेन्स को सीट नहीं मिला है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर है। तो यहाँ पर रखिए, याद रखिएगा कि 1/3 जो है ये रिजर्व है किसमें, वुमेन्स के लिए, और कहाँ पर, रूरल और अर्बन एरिया में जो लोकल गवर्नमेंट है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे वोटर्स लिस्ट, ठीक है। ये हमारा पहला फंक्शन था, ये हमारा पहला मतलब कि था कि हमारे सिस्टम में क्या होता है। सबसे पहला कि मतलब कि कॉन्स्टिट्यूंसीज क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रल कॉन्स्टिट्यूंसीज क्या है, उसके बाद रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज क्या है। अब वोटर लिस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जब कॉन्स्टिट्यूंसीज आपको पता चल गया कि कॉन्स्टिट्यूंसीज क्या होती हैं, तो अब उसके बाद आता है कि उन कॉन्स्टिट्यूंसीज में रहने वाले लोग, ठीक है। जब कॉन्स्टिट्यूंसीज में रहने वाले मतलब कि उस कॉन्स्टिट्यूंसीज में कौन लोग हैं जो वोट देंगे, ठीक है, तो उसी को, उनकी जो लिस्ट होती है उसी को हम वोटर लिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूंसीज आर डिसाइडेड हु वुड वोट नाउ, ठीक है। तो देखिए जो कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं वही डिसाइड करेंगी कि कौन उनके कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाकर वोट देगा, ठीक है। ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। फिर देखिए इलेक्ट्रोल रोल या वोटर लिस्ट। तो देखिए वोटर लिस्ट को हम इलेक्ट्रोल रोल भी कहते हैं। इलेक्ट्रोल जैसे कि आपका रोल नंबर होता है ना, रोल नंबर में जैसे आपके क्लास में रोल नंबर 1 2 3 4 ऐसे होता है, इसलिए इलेक्ट्रोल में भी रोल होते हैं, मतलब कि हर कॉन्स्टिट्यूंसीज में उनके रोल नंबर की तरह ही नंबर्स होते हैं, ठीक है। लिस्ट ऑफ द पर्सन एलिजिबल टू वोट। अब देखिए वोटर लिस्ट में होता क्या है कि उन सभी पर्सन का लिस्ट होता है, जो वोटर लिस्ट होती है उन सभी पर्सन का लिस्ट होगा जो कि वोट दे सकते हैं, ठीक है। उन सभी लोगों का लिस्ट होता है जो कि वोट दे सकते हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि 18 साल से या 18 साल से ऊपर या 18 साल के लोग वोट दे सकते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी 1 वोट 1 वैल्यू। अब देखिए आपको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बारे में पता होगा, तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होता है कि 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू, ठीक है। तो एक आदमी का केवल 1 वोट होगा और उस वोट का वैल्यू जो है 1 होगा, ठीक है। तो इसी पे बेस्ड हमारे इंडिया का भी वोटर लिस्ट है, ठीक है। अब देखिए सम क्रिमिनल्स एंड पर्सन विल अनसाउंड माइंड कैन बी डेनिड द राइट टू वोट। अब देखिए हमारे इंडिया में लगभग सभी लोगों को वोटिंग राइट, लगभग नहीं सभी लोगों को वोटिंग राइट है, लेकिन कुछ क्रिमिनल्स जो हैं, जैसे कि कई सारे क्रिमिनल्स जो हैं जिनका थोड़ा मतलब कि दिमाग सही नहीं रहता है, जो थोड़े मतलब कि अपने दिमाग से मतलब कि सुस्त हैं कह सकते हैं, ठीक है। जो अपने स्वास्थ्य नहीं है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ठीक है, और किसी तरह का स्वास्थ्य प्रॉब्लम है तो वो दे सकते हैं वोट, लेकिन वो दिमागी हालत से मतलब कि स्वस्थ नहीं है, तो उनको और कई सारे जो क्रिमिनल्स होते हैं उन लोगों को वोट देने से मना है, ठीक है। उन लोगों को वोट नहीं देना का अधिकार है, ठीक है। उसके बाद इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। देखिए अब जो ये इलेक्शन होता है, इसमें देखिए ये इलेक्शन जो है, ये जो वोटर लिस्ट होती है, इसके बाद जो इनमें जिसका नाम होता है उन सभी को एक इलेक्शन आईडी कार्ड मिलता है, इलेक्शन फोटो आईडी कार्ड, जिसका फुल फॉर्म देखिए, शॉर्ट फॉर्म में EPIC भी हम कहते हैं। अगर आपके घर में कोई वोट देता है या फिर आपके मम्मी पापा या जो भी होंगे, तो उनका आपने देखा होगा कि जब वो इलेक्शन देखने जाते हैं तो वो अपना ID कार्ड ले जाते हैं, ठीक है।
अब देखिए हमारे इंडिया में होता क्या है कि वोटर लिस्ट का जो है वो अपडेटेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन कई समय पे अपडेटेशन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी दिक्कत है। तो अपडेटेशन जो है वो पूरी तरह से हर जगह पर हो नहीं पाता है। ठीक है, तो अब ये हमारा वोटर लिस्ट का जो टॉपिक है ये भी हमारा ख़त्म होता है। इसमें आप फिर से देख सकते हैं, तो वोटर लिस्ट वही जिसमें उन सभी लोगों का लिस्ट हो जो कि वोट दे सकते हैं। ठीक है, और ये को तय कौन करता है, ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज तय करती हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो अब आता है नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स। नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स मतलब कि जो पर्चा भरने का काम होता है, जो अप्रूवल, जो मतलब कि जो फॉर्म भरने का काम होता है। ठीक है, जो फॉर्म भरने का सबसे पहला स्टेप होता है कैंडिडेट्स का, वो हम पढ़ेंगे अब। ठीक है, तो देखिए एनीवन हु कैन वोट कैन आल्सो बिकम ए कैंडिडेट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। तो देखिए हर वो व्यक्ति जो वोट दे सकता है, ठीक है, हर वो व्यक्ति जो वोट दे सकता है वो इलेक्शन के लिए कॉन्टेस्ट भी दे सकता है, मतलब कि इलेक्शन के लिए मतलब कि फॉर्म भर सकता है। ठीक है, लेकिन डिफरेंस क्या है, ओनली डिफरेंस इज इन एज। ठीक है, इज ऑफ एज, केवल डिफरेंस जो है वो थोड़ा सा एज में है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि पता है आपको वोट देने के लिए 18 वर्ष ज़रूरी है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति 18 वर्ष का है तो वो वोट दे सकता है, लेकिन कैंडिडेट्स में कैंडिडेट वही बन सकता है, इलेक्शन कैंडिडेट वही बन सकता है जो 25 वर्ष का हो। ठीक है, या उससे ऊपर हो। ठीक है, 25 वर्ष से ऊपर ही कैंडिडेट बन सकता है। ठीक है, अब इसके लिए करना क्या होता है, सबसे पहले आपको टिकट लेना होता है, नॉमिनेशन फॉर्म को भरना होता है और फिर उसे डिपॉजिट भी कर देना होता है। ठीक है, तो 3 स्टेप होते हैं इसके। सबसे पहले आपको टिकट लेना है, फिर उसके बाद उस नॉमिनेशन फॉर्म को भरना है और उसे सिक्योरिटीली डिपॉजिट कर देना है टाइम पर। ठीक है, तो ये था हमारा प्रोसेस क्या था। ठीक है, अब देखिए कैंडिडेट्स है मेक ए लीगल डिक्लेरेशन रिगार्डिंग। अब कैंडिडेट्स को एक लीगल डिक्लेरेशन भी करना होता है, किस चीज़ से रिगार्डिंग वो देखते हैं। तो सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग। तो देखिए वो कैंडिडेट्स जिसके ऊपर जो है कई सारे सीरियस केसेस जो हैं वो पेंडिंग है, वो कैंडिडेट जो है वो नॉमिनेशन फॉर्म को नहीं भर सकता है। ठीक है, तो ये कुछ उसके लिए डिक्लेरेशन है रिगार्डिंग उसके कैंडिडेट्स के लिए लीगल डिक्लेरेशन है। अब देखिए यहाँ देखिए सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट। जो कैंडिडेट्स नॉमिनेशन फॉर्म भरना चाहता है उसके अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल केसेस नहीं होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद डिटेल्स ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज, उसके बाद उसके सारे के सारे डिटेल्स होने चाहिए। ठीक है, सारी डिटेल्स आप उनको देना है। फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी कैंडिडेट्स के चाहिए। अब ये तय नहीं है कि कितना उसका एजुकेशन का क्वालिफिकेशन है, आपके बुक में नहीं दिया गया है, तो आप जानने चाहते हैं तो आप मतलब कि और एक्स्ट्रा सर्च कर सकते हैं, लेकिन क्वालिफिकेशन जो कैंडिडेट्स का होता है वो तय नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये था क्या चीज़, हमारा नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स। ठीक है, कैंडिडेट्स का नॉमिनेशन कैसे होता है। ठीक है, नॉमिनेशन कैसे होता है, मतलब कि वो नॉमिनेशन फॉर्म को भरते कैसे, वो सेलेक्ट कैसे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ था कि वोट देने के लिए जैसे 18 वर्ष जरूरी है, वैसे कैंडिडेट इलेक्शन कैंडिडेट बनने के लिए 25 वर्ष जरूरी है। इसमें प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले टिकट को लेना है, फिर उस फॉर्म को भरना है, उसके बाद सिक्योरिटीली डिपॉजिट कर देना है। अब देखिए टिकट और फॉर्म में अंतर है, जैसे कि आपने कई सारी फिल्मों में देखा होगा कि इस बार टिकट इनको मिल रहा है, टिकट उनको मिल रहा है, ऐसे कई बोलते हैं ना। तो देखिए जो मेन पार्टी होगी उसमें जब कई सारे लीडर्स जो होंगे तो उनको उनमें से वो चूज करेगी कि वो किसे टिकट देगी। ठीक है, फिर वो पहले वो टिकट मिलेगा, उसके बाद जाकर नॉमिनेशन फॉर्म को लेना है, उसको फिर भरना है और फिर उसे सिक्योरिटीली डिपॉजिट भी कर देना है। ठीक है, उसके साथ साथ कैंडिडेट्स के खिलाफ क्या क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो सबसे पहला कि कोई भी क्रिमिनल केस जो उसके खिलाफ अगेंस्ट पेंडिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके सारे डिटेल्स होने चाहिए और उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे इलेक्शन कैंपेन। इलेक्शन कैंपेन का क्या मतलब है, प्रचार प्रसार। तो देखिए सभी लोग जितने लोग इलेक्शन करते इलेक्शन कैंडिडेट है वो सभी लोग अपना प्रचार करते हैं। ठीक है, वो सभी लोग अपना प्रचार करते हैं, तो ये होता है इलेक्शन कैंपेन। ठीक है, तो आप हिंदी में याद रख सकते हैं कि प्रचार। ठीक है, तो देखिए तो इसके बारे में हमें क्या पढ़ना है तो वो हम पढ़ते हैं। तो इट प्रोवाइड्स ए पर्सपेक्टिव टू द पीपुल दैट हुज पॉलिसी वुड बी बेटर। अब देखिए इलेक्शन कैंपेन का सबसे पहले ज़रूरत क्या पड़ा। ठीक है, तो देखिए इलेक्शन कैंपेन का दोनों लोग के लिए प्रॉफिट है, दोनों लोग के लिए फ़ायदा है। जो इलेक्शन करवा रहे हैं मतलब कि कैंडिडेट्स का, और जो इलेक्शन को जिता रहे हैं मतलब कि पीपुल्स का। देखें
अब इलेक्शन करवाते हैं तो लोगों को मतलब कि सबसे पहले कैंडिडेट तो अपना प्रचार कर पाएंगे कि मतलब कि वो क्या चीज़ मतलब कि उनका अपने बारे में लोगों को बता पाएंगे, जनता को बता पाएंगे। और दूसरा पीपुल्स को क्या फ़ायदा है कि पीपुल्स जो है वो उन कैंडिडेट्स की पॉलिसी देख सकेंगे, मतलब कि वो गवर्नमेंट बनती है तो हमारे लिए क्या क्या करेगी, ये सब चीज़ जान सकती है। ठीक है, इसकी वजह से ये दोनों लोग के लिए एडवांटेजेस है। ठीक है, तो उसके बाद टेक्स प्लेस बिटवीन अनाउंसमेंट ऑफ द फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स एंड द डेट ऑफ पोलिंग। अब देखिए क्या होता है कि अनाउंसमेंट किया जाता है कि फाइनल लिस्ट जितने भी पहले देखिए जितने भी कैंडिडेट्स होंगे उन सभी का फाइनल लिस्ट निकाला जाएगा, उसके बाद अनाउंस किया जाएगा पोलिंग डेट। ठीक है, अब उस पोलिंग डेट से पहले वो जितना अपना प्रचार प्रसार कर सकते हैं वो कर सकते हैं। तो पोलिंग डे और उसके पहले जितना भी प्रचार करना वो कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद बिल्कुल नहीं, उसके बाद वैसे भी नहीं करेंगे, लेकिन पोलिंग डे के भी नए दिन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए व्हाट डिड दे डू, तो इसमें करना क्या होता है। ठीक है, तो कैंडिडेट्स कॉन्टेक्ट देयर वोटर्स के पास जाते हैं, उनसे मिलते हैं, जो भी उनको अपने बारे में बताना है कि मतलब हम क्या क्या करेंगे और जो भी बताना है सब कुछ उन्हें बताते हैं। फिर इलेक्शंस मीटिंग रखती हैं, जितने भी लीडर्स होते हैं सभी अपने इलेक्शन मीटिंग्स रखते हैं। मोबिलाइज द सपोर्ट ऑफ सपोर्टर्स, और अपने सपोर्टर्स को सपोर्ट करते हैं, उन्हें मतलब कि बताते हैं कि हम क्या क्या चीज़ कर सकते हैं, उन्हें मोबिलाइज करते हैं। ठीक है, अब देखिए कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, अब इसमें हम पढ़ेंगे कि जो इलेक्शन कैंपेन होता है, ठीक है, उसमें किन किन चीज़ों पर विरोध होता है। तो चलिए बात करते हैं कोड ऑफ कंडक्ट कैसे कंडक्ट होता है। ठीक है, इलेक्शन कैंपेन जो होता है वो कैसे कंडक्ट किया जाता है। तो नो पार्टी कैन यूज ओनली प्लेस ऑफ वर्शिप आर ऑफ एन इलेक्शन प्रोपगेंडा। तो ये सभी पार्टी को पहले ही बता दिया जाता है कि आप धर्म को लेकर अपने प्रोपेगेंडा को नहीं बढ़ा सकते, अपने प्रोपेगेंडा को प्रचार नहीं कर सकते। कई का आपने देखा होगा कि लोग धर्म को लेकर लोग कहने लगते हैं कि अगर हम आप हमें वोट दिलाते हैं तो हम आपको आगे ले चलेंगे। इस तरह से तो उन्हें पहले ही बता दिया जाता है कि आप अपने प्रोपेगेंडा मतलब कि अपना जो नोटिफिकेशन है पीपुल्स को, अपना जो मैसेज है अपने पॉपुलेशन को, पीपुल्स को, अपने वोटर्स को आप अपने धर्म की किसी धर्म के लेकर नहीं आप दे सकते हैं। ठीक है, इससे धार्मिक मतलब इससे लोगों में झगड़ा भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए नो पार्टी कैन यूज गवर्नमेंट एयरक्राफ्ट्स ऑफिशियल्स फॉर इलेक्शन। अब एक चीज़ और होता है कि किसी भी गवर्नमेंट को किसी भी जो पार्टी है वो गवर्नमेंट के कुछ नहीं यूज कर सकती है। ठीक है, कोई भी चीज़ गवर्नमेंट की नहीं यूज कर सकती है, ना कि गवर्नमेंट का एयरक्राफ्ट, ना कोई भी चीज़, ना कोई भी चीज़ गवर्नमेंट का यूज नहीं कर सकती है। जैसे ही इलेक्शन होने का मतलब कि डेट, जैसे ही डेट मतलब कि कह सकते हैं कि लागू हो जाता है, उसके बाद वो कोई भी पार्टी चाहे वो पहले से गवर्नमेंट रह चुकी हो, वह इलेक्शन के लिए कोई भी गवर्नमेंट का चीज़ नहीं यूज कर सकती है। ठीक है, वंस इलेक्शन आर अनाउंस्ड मिनिस्टर शैल नॉट बी फाउंड स्टोम्स ऑफ एनी प्रोजेक्ट। अब देखिए जैसे ही एक बार जो ये अनाउंस हो जाता है, जैसे इलेक्शन अनाउंस हो जाता है, उसके बाद जो मिनिस्टर जो गवर्नमेंट चला रही थी वो कोई भी प्रोजेक्ट अनाउंस नहीं कर सकते, वो कोई भी प्रोजेक्ट नहीं चला सकते हैं, उसे तुरंत वहीं बंद करना होगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं पुलिंग एंड काउंटिंग डेट ऑफ वोट्स, मतलब कि जिस दिन वोट दिया जाएगा और जिस दिन वोट की गिनती होगी। ठीक है, ये आपको क्लियर रहना चाहिए कि यहाँ पर 3 पॉइंट्स है, तीनों पॉइंट याद रखिएगा, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो पुलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स में क्या है, तो पर्सन नेम इन द वोटर लिस्ट कास्ट देयर वोट्स पोलिंग वोटिंग। तो जिनका जिनका नेम जो है वोटर लिस्ट में रहता है वो अपना वोट देंगे। ठीक है, पोलिंग डे के दिन जाएंगे और वो वोट देंगे। अब बात आता है कि वोट देने कहाँ जाएंगे, वोटिंग होती कहाँ है। तो वोटिंग जो है पोलिंग बूथ पे होती है, जहाँ पर लोग वोट देने जाते हैं उसे हम पोलिंग बूथ कहते हैं। ठीक है, पोलिंग बूथ कहते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब यूजुअली लोकल स्कूल्स गवर्नमेंट ऑफिसेज जो ये पोलिंग बूथ होता है ये किस जगह को बनाया जाता है, तो ज़्यादा जगह ये जो है ये जो लोकल गवर्नमेंट होती है या फिर कहे कि गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट ऑफिसेज, गवर्नमेंट की जो ऑफिसेज होती हैं वहीं पर होती हैं। ठीक है, ये वहीं पर बनाए जाते हैं। ठीक है, वहीं पर लोग जाकर वोट देते हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई मार्किंग कास्टिंग वोट। अब देखिए अब इसमें होता क्या है। ठीक है, जो पोलिंग बूथ होता है इसमें होता क्या है, तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि किसे आपको देना है, फिर मार्क करना है
और फिर वोट दे देना है, ठीक है। तो ये आपको प्रोसेस होता है वहाँ का, ठीक है। हाउ वन कैन इंश्योर दैट द इलेक्शन टेक्स प्लेस इन ए फेयर वे। अब बात आता है कि एक कोई व्यक्ति जो है वो कैसे इंश्योर कर सकता है कि इलेक्शन जो है वो फेयर वे में हो रहा है, मतलब कि अच्छे तरह से बिना कोई मतलब कि दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, उसके लिए बैलेट पेपर या फिर ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है। अब पहले जो होता था, पहले बैलेट पेपर पे होता था। पहले क्या होता था कि सबसे पहले जो वोट देने जाते थे वहाँ उनको बैलेट पेपर दिया जाता था, जिस पर जितने भी पार्टी थे उनके साइन और उनके नेम लिखे रहते थे, मतलब कि उनका चुनाव चिन्ह लिखा रहता था और छपा भी रहता था। उनमें जिनमें से भी देना है उस पर उनको मार्क करके और वो जमा कर देना रहता, ठीक है। अब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ गई है, केवल उसमें बटन दबाना है, वो डायरेक्ट वोट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में या फिर इसमें कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती है, क्योंकि वो बटन केवल एक ही बार दबाएगा और सभी लोग देखते हैं, उससे आराम से हो जाएगा, ठीक है। इससे हमारा फेयर वे में इलेक्शन हो भी जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा प्रोसेस कि इलेक्शन होता कैसे है। इसमें हमने पढ़ा क्या, इलेक्शन कैंपेन, इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसीज पढ़ा पहले, इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बाद रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज पढ़ा, वोटिंग लिस्ट पढ़ा, उसके बाद हमने इलेक्शन नॉमिनेशन कैंडिडेट्स पढ़ा, फिर उसके बाद इलेक्शन कैंपेन पढ़ा, ठीक है। इलेक्शन कैंपेन के बाद हमने पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स पढ़ा, ठीक है। तो इस सभी प्रोसेस में आपको सभी अच्छे से याद रखना है कि इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती हैं, जहाँ पर मतलब कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज फिक्स होती हैं, मतलब कि जहाँ पर इलेक्शन जितने उस इलाके के जितने भी उस कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जितने भी पीपल रहेंगे उस कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो उठा कैंडिडेट होंगे उनको वोट देंगे, ठीक है। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज की मतलब कुछ कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है फिक्स है। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक। अब तक हमने पढ़ा कि व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन। अब हम पढ़ेंगे कि व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक। अब हमारा जो इलेक्शन होता है इंडिया में, ठीक है, वो डेमोक्रेटिक क्या क्या चीज़ ऐसी हैं जो कि डेमोक्रेटिक उसे बनाती हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रिंगिंग ऑफ बोथ, एक्सेसिव यूज ऑफ मनी, माइसस ऑफ द गवर्नमेंट फैसिलिटीज़, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले कि मतलब कि क्या चीज़ होता है कि इसमें क्या चीज़ दिक्कतें हो सकती हैं, ठीक है। तो देखिए रिंगिंग ऑफ बोथ जहाँ पर वोट दिया जा रहा है वहाँ पर कई बार लोग मतलब कि एक ही लोग कई वोट देने लगते हैं कई बार जाके, तो इसमें भी दिक्कतें हो सकती हैं। और फिर एक्सेसिव यूज ऑफ मनी, बहुत ही ज़्यादा यूज मनी करने के बाद कई लोग तो वोट को भी खरीद लोगों को मतलब कि पैसों के झांसे में लाकर अपने उनको वोट भी ले लेते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़, मतलब अब हमने पीछे पढ़ा कि कोई भी गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ नहीं यूज करेगा, लेकिन ऐसे तो लोग मानेंगे नहीं। आखिर कौन होगा जो इस पर मतलब कि इसकी तहकीकात करेगा। उसमें तो आखिर जब गवर्नमेंट ही नहीं रहेगी तो सारे सरकारी काम पर भी तो वैसे सारे रुके ही होंगे, ठीक है। तो कौन होगा कि मतलब इस पर देखभाल करेगा कि कोई भी यूज न करे, ठीक है। तो इन सभी प्रोसेस में हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। देन हाउ इट इज़ डेमोक्रेटिक। तो डेमोक्रेटिक कैसे रहा, तो डेमोक्रेटिक कैसे होगा, तो इसमें तीन हम स्टेप पढ़ेंगे। सबसे पहला इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। ये हमारा इंडिया का एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है, जैसे कि जुडिशरी होती है, जैसे कि मतलब कि कोर्ट वाला होता है कि उसमें कोई भी उन पर दबाव नहीं होता है, एकदम बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट होते हैं। उसी तरह इलेक्शन कमीशन भी इंडिपेंडेंट है, ठीक है। फिर पॉपुलर पार्टिसिपेशन, मतलब कि हमारे वोट जो होता है हमारे यहाँ उसमें बहुत ज़्यादा लोग भाग लेते हैं, बहुत ज़्यादा दुनिया के लगभग इंडिया के लगभग ज़्यादातर पार्ट की जो पॉपुलेशन है वो सभी भाग लेते हैं, ठीक है। एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम, और सभी लोग जो इलेक्शन का आउटकम होता है उसे एक्सेप्ट भी करते हैं। जो लोग हारते हैं, जो कैंडिडेट्स हारते हैं वो उसे एक्सेप्ट भी करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो देखिए वेदर इलेक्शन आर डेमोक्रेटिक आर नॉट डिपेंड्स ऑन हु कंडक्ट द इलेक्शन। अब बात इस पे यहाँ पर डिपेंड करता है कि इलेक्शन जो है वो डेमोक्रेटिक है कि नॉन डेमोक्रेटिक है। यह बात इस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि कौन इलेक्शन को कंडक्ट करवा रहा है, ठीक है। तो हमारे यहाँ इंडिया में इलेक्शन को कंडक्ट कराती है इलेक्शन कमीशन, ठीक है। इलेक्शन कमीशन हमारे यहाँ इंडिया में इलेक्शन कमीशन जो है इलेक्शन को कंडक्ट कराती है। अब ये क्या चीज़ होती है तो वो हम यहाँ पर पॉइंट्स में जानेंगे। अब ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, इसमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है,
5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो इलेक्शन कमीशन क्या होती है, इंजॉय द सेम पावर एज जुडिशरी। इसके पावर भी जुडिशरी की तरह बहुत ही अच्छी पावर होती है, मतलब कि जिस तरह जुडिशरी पर किसी का दबाव नहीं है, वो निर्णय खुद लेती है, उसी तरह ये स्वयं है, ठीक है। ये इलेक्शन कमीशन भी है, जिस तरह जुडिशरी में जो सुप्रीम कोर्ट या फिर जो अदर कोर्ट होते हैं, जो हाई कोर्ट होते हैं, उन सभी के जो मतलब जज होते हैं, उन सभी को हटाया नहीं जा सकता है जल्दी, तो इनमें भी जो इसके मतलब कि जो जिस तरह से उसमें जज होते हैं, इसमें उसका जो हेड होगा उसको हटाया नहीं जा सकता है, ठीक है। अब देखिए, इलेक्शन कमीशन जो है वो हमारे यहाँ का क्या है, चीफ इलेक्शन कमीशन, जो इसका हेड होता है वो चीफ इलेक्शन कमीशन होता है, और ये जो है प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है। ये प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त किया जाता है, चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त किया जाता है, एंड नॉट आंसरेबल टू प्रेसिडेंट। और फिर बाद में प्रेसिडेंट भी इसका कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट भी इस मतलब देखिए, अगर ऐसा हो रहा है कि मतलब कि ये थोड़ा मतलब कि सही से काम नहीं कर रहा है, तब तो इसे प्रेसिडेंट हटा सकते हैं, नहीं तो बाद में इसे प्रेसिडेंट भी इसे नहीं हटा सकते हैं, ठीक है। वर्चुअली इम्पॉसिबल टू रिमूव द CEC, ठीक है। मतलब कि एक तरह से देखा जाए तो चीफ इलेक्शन कमीशन को रिमूव करना इम्पॉसिबल है, ठीक है। एक बार जब ये नियुक्त हो जाता है तो इसे मतलब कि कह सकते हैं कि रिमूव करना इम्पॉसिबल है, ठीक है। अब वो तभी रिमूव होगा जब उसकी मतलब कि मृत्यु हो जाती है, कुछ और हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब ये तो हमने पढ़ा कि इलेक्शन कमीशन होता क्या। अब हम बात करते हैं कि इसका पावर क्या है, ठीक है। इसका क्या पावर है, तो इलेक्शन कमीशन टेक्स डिसीजंस ऑन वेरी एस्पेक्ट ऑफ कंडक्ट एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन। तो अभी हमने कोड ऑफ कंडक्ट पढ़ा था, उनमें जितने भी रूल्स होते हैं उन सभी को फॉलो करवाती है इलेक्शन कमीशन। जब इलेक्शन होते हैं तो उस समय पूरे इंडिया को या पूरे इंडिया के गवर्नमेंट को इलेक्शन कमीशन ही कंट्रोल करके रहती है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ही कंट्रोल करके रखे रहती है, उसमें गवर्नमेंट पूरा इसके अंडर में रहता है, और जितने भी पार्टीज होती हैं वो अपना काम करती हैं, और इस पर भी इसका निरीक्षण रखता है कि कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहा है, लोगों को मतलब कि एक दूसरे में लड़वा तो नहीं रहा है ना, ठीक है। तो जिस समय हमारे यहाँ इलेक्शन होता है उस समय गवर्नमेंट जो है वो इलेक्शन कमीशन चलाती है, ठीक है। अब देखिए, इट इम्प्लीमेंट्स द कोड ऑफ कंडक्ट। अभी मैंने आपको जो कोड ऑफ कंडक्ट पढ़ाए थे उसमें कि कोई भी पार्टी जो है वो गवर्नमेंट के एयरक्राफ्ट या फिर गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स नहीं यूज कर सकती है, और भी कई सारे पॉइंट्स थे, तो उन सभी चीज़ों का ये जो है ये फॉलो लोगों से करवाती है, ये कैंडिडेट से उसका फॉलो करवाती है, ठीक है। इसी कैन ऑर्डर गवर्नमेंट टू फॉलो सम गाइडलाइंस। अब देखिए, ये गवर्नमेंट जिस समय गवर्नमेंट चलती रहती है, जिस समय गवर्नमेंट बनी रहती है, उस समय भी इलेक्शन कमीशन जो है वो गवर्नमेंट को ऑर्डर कर सकता है। यहाँ पर देखिए, ऑर्डर कर सकता है कि सम गाइडलाइंस ऑर्डर कर सकता है कि आपको ऐसे नहीं ऐसे काम करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ऑर्डर कर सकता है, यहाँ पर सुझाव नहीं दे सकता है बल्कि ऑर्डर कर सकता है, ठीक है। व्हेन एन इलेक्शन ड्यूटी गवर्नमेंट ऑफिसर्स वर्क द कंट्रोल ऑफ द EC एंड नॉट द गवर्नमेंट। अब देखिए, जब इलेक्शन होती है तो उस समय जो गवर्नमेंट होती है उस पर भी जो इलेक्शन कमीशन होता है उसे कंट्रोल करती है, और जो गवर्नमेंट होती है उसे भी कंट्रोल करती है, मतलब कि जो पार्टी इलेक्शन में उठे हैं उन पर भी कंट्रोल रखती है। और देखिए, अब ऐसा तो नहीं, ये इलेक्शन मतलब कि कुछ दिन तक होता है तो उस समय गवर्नमेंट कैसे चलेगी, डिसीजंस कौन लेगा, तो उस समय जो डिसीजंस हैं वो इलेक्शन कमीशन लेती है। लेकिन याद रखिएगा कि ये इलेक्शन कमीशन जो है ये कोई भी टेंडर वगैरह या फिर कोई भी जो कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट है वो ये सब नहीं करेगी, ठीक है। वो सब कौन करेगा, गवर्नमेंट ही करेगी। लेकिन जो जो डिसीजंस वगैरह हैं वो सब यही लेगी, ठीक है। कैन ऑर्डर ए रिपोल। और देखिए, इसके कहने पर, केवल इलेक्शन कमीशन के कहने पर जो पोलिंग है मतलब कि वोटिंग है वो दोबारा भी हो सकता है, ठीक है। अगर इसे लगता है कि जो इस बार जो वोटिंग हुई है वो पूरे अच्छे तरह से नहीं हुई है, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो ये दोबारा भी वोटिंग करवा सकती है, ठीक है। तो इतना पावर है इसके पास, ठीक है। तो ये बहुत ही पावरफुल है हमारे इंडिया का, और पावरफुल होना भी चाहिए। अगर पावरफुल नहीं होगा, इस पर दूसरों का कंट्रोल होगा, तो हो सके लोग इसे दबाकर मतलब कि अपने जीत जाएं, ठीक है। तो इस तरह से इसे पावरफुल होना भी चाहिए, ठीक है।
तो चलिए, ये तो हमारा था कि इलेक्शन कमीशन क्या है। अब दूसरा पॉइंट जो हमारा था पॉपुलर पार्टिसिपेशन ने, वो हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वालिटी ऑफ इलेक्शन, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपुल। तो क्वालिटी ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन का क्वालिटी तभी कहा जाएगा, कभी बढ़ेगा जब उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें, ठीक है। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट करें तभी उसमें क्वालिटी होगा, ठीक है। वोटर्स टर्न आउट फिगर इंडियाज वर्सेस यूरोपियन कंट्रीज। देखिए, अगर हम बात करें कि इंडिया से और यूरोपियन कंट्रीज से, तो हमारे यहाँ वोटिंग की बहुत ही अच्छी फिगर आती है, ठीक है। हमारे यहाँ वोटर्स की बहुत ही अच्छी फिगर आती है, जहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज में बहुत ही कम लोग भाग लेते हैं, वहीं इंडिया में बहुत ही ज़्यादा बड़ी मात्रा में लोग वोटिंग में भाग लेते हैं, ठीक है। इसलिए हमारे यहाँ पॉपुलर पार्टिसिपेशन बहुत ही अच्छा है। इन इंडिया द पुअर, इलिटरेट एंड अनप्रिविलेज पीपुल वोट इन लार्ज प्रोपोर्शन एज कम्पेयर टू द रिच एंड प्रिविलेजेड सेक्शन। देखिए, भारत में बात करें तो जो पढ़े लिखे, ठीक है, पढ़े लिखे कम हैं, और जो गरीब लोग हैं, ठीक है, जो विकसित लोग नहीं हैं, वो लोग बहुत ही ज़्यादा मात्रा में वोटिंग में भाग लेते हैं। वहीं अगर अमीरों की बात करें तो अमीर बहुत ही कम, जो बहुत ही अच्छे से विकसित हैं, जो अमीर हैं और ये मतलब कि अच्छे से विकसित हैं, वो लोग जो हैं, वो जो समझदार हैं, वो वोटिंग में कम भाग लेते हैं। जबकि जो विकसित नहीं है, जो गरीब हैं, वो लोग बहुत ही ज़्यादा भाग लेते हैं। इससे हम क्या देख रहे हैं कि हमारे यहाँ गरीबों में, हमारे यहाँ जो गरीब जो विकसित है, वो केवल कहने के लिए अनविकसित है, लेकिन उन्हें सबसे ज़्यादा समझदारी है, ठीक है। यहाँ देखिए, एक्सेप्टेशन ऑफ कॉमन पीपुल फ्रॉम द इलेक्शन एंड वेरी हाई। कुछ कुछ लोगों को छोड़कर हमारे यहाँ इलेक्शन में बहुत ही ज़्यादा लोग पीपुल भाग लेते हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा भाग लेते हैं, ठीक है। द इंटरेस्ट ऑफ वोटर, द इंटरेस्ट ऑफ वोटर्स इन इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज हैव बीन इंक्रीजिंग ओवर द ईयर्स। अब देखिए, इलेक्शन में इंटरेस्ट लोगों का मतलब कि इलेक्शन में रुचि जो है, वो दिन प्रतिदिन हर वर्ष जो है लोगों का बढ़ता जा रहा है। लोग हर वर्ष बढ़ते जा रहे हैं, इलेक्शन में उतने ही ज़्यादा भाग ले रहे हैं, मतलब कि इलेक्शन में जो लोगों का इंटरेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये था हमारे यहाँ पॉपुलेशन का पार्टिसिपेटर क्या है, पार्टिसिपेट क्या है, ठीक है। पॉपुलर पार्टिसिपेट या पॉपुलेशन का जो पार्टिसिपेट क्या है, मतलब लोग जो हमारे यहाँ की पॉपुलेशन है उसमें से पॉपुलेशन पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं कि नहीं। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ यूएसए का। वहाँ पर लोगों में हर दिन हर वर्ष जो है वो पार्टिसिपेट जो है घटता जा रहा है, वहीं हमारे इंडिया में पार्टिसिपेट जो है बहुत ही तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। इससे ये पता चलता है कि वहाँ पर जो अमेरिका में लोग रह रहे हैं, उन लोगों को वोट देने में उनको अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। लेकिन हमारे इंडिया में वो लोग वोट देना चाहते हैं, ठीक है। वो अपने प्रतिनिधि को खुद चुनना चाहते हैं कि वो कौन गवर्नमेंट बनाए, ठीक है। तो ये था, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि जो इलेक्शन का आउटकम होता है, काउंटिंग के बाद जो इलेक्शन का आउटकम होता है, तो उसे लोग एक्सेप्ट करते हैं या नहीं, ठीक है। तो फाइनल टेस्ट इन आउटकम इटसेल्फ, सबसे बड़ा टेस्ट जो है वो आउटकम में ही है। मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है, कोई कैंडिडेट जो है बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया इलेक्शन में, ठीक है। अब वो इलेक्शन जो है उसके खिलाफ आया, मतलब कि उसमें वो जीता नहीं, तो हो सकता है कि मतलब कि ऐसा हो सकता है कि वो मतलब कि फिर से मतलब कि लोगों को मारने लगे, मतलब उनको बार बार मतलब कि कहने लगे कि हमारे पैसे लाओ, हमारे पैसे लाओ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। हमारे इंडिया में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इलेक्शन कमीशन इस पर सब कुछ पे कंट्रोल रखती है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन इन सभी चीज़ों पे कंट्रोल रखती है, ठीक है। अब देखिए, द रूलिंग पार्टीज routinely लॉन्च इलेक्शन इन इंडिया बोथ एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल। तो देखिए, यहाँ पे इंडिया में एक और चीज़ है कि ऐसा नहीं है कि जो पार्टी गवर्नमेंट बनाई है, ठीक है, जो पार्टी पहले से गवर्नमेंट चला रही है, ठीक है, वो उसे हार नहीं सकती, ठीक है। वो हमेशा हारती है। और ये नेशनल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे, दोनों जो गवर्नमेंट है, लोकसभा और विधानसभा, दोनों गवर्नमेंट में ऐसा होता है, ठीक है। दोनों गवर्नमेंट में ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लियर है। अब चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए और चीज़, देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि और ये जो अगर वो एक्सेप्ट करती है, ठीक है, अब एक्सेप्ट कर लेती है तब तो ठीक है, अगर नहीं करती है तो उसे फिर अगले इलेक्शन में उठने भी नहीं दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए, इन द यूएस एन इनकम्बेंट आर सिटिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रेयरली लॉस्ट एन इलेक्शन। अब देखिए, वहीं यूएस के कंपेयर में क्या करें, यूएस की बात करें तो वहाँ पर जो इलेक्शन पहले से जो मतलब कि इलेक्शन जीता है, जो गवर्नमेंट
मतलब कि पावर में है, ठीक है, वो अगर इलेक्शन होता है तो बहुत ही रेयर केसेस देखने को मिलता है कि वो गवर्नमेंट बदल भी जाए। लगभग हमेशा वही जीतती है, वही गवर्नमेंट जीतती है। इससे हमें क्या देखने को मिला है, लोग जो है पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह से मतलब कि जो जो गवर्नमेंट पहले से पावर में है वही पावर में रह जा रही है, लेकिन ये सब भी बिल्कुल उचित नहीं है, ठीक है। अब देखिए, इन इंडिया अबाउट हाफ ऑफ द सिटिंग एमपीज एंड एमएलएज लॉस्ट इलेक्शन। इंडिया में लगभग आधे से ज़्यादा लोग जो एमपीज हैं, जो एमएलए हैं, वो लोग अपना सीट लॉस कर देते हैं, मतलब कि उनका पोजीशन, मतलब वो उस पद से हट जाते हैं, ठीक है, फिर उन्हें नहीं चूज किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, कैंडिडेट्स हु आर नो टू हैव स्पेंट ए लॉट ऑफ मनी बाइंग वोट्स एंड दोज विथ नो क्रिमिनल कनेक्शन। अब देखिए, कैंडिडेट्स को अगर मतलब कि कैंडिडेट्स सभी कुछ जानते हैं कि मतलब कि जानते हुए भी कर रहे हैं कि हम क्रिमिनल कह सकते हैं कि मतलब कि अगर हम जो बाई वोट्स को बाई करते हैं पैसे देकर, तो मतलब कि हम क्रिमिनल्स भी कह सकते हैं, और ये सब जानते हुए पैसे खर्च करते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि देखिए कि वो चाहे कितने भी पैसे खर्च कर लें, ठीक है, वो चाहे कितने भी पैसे खर्च कर लें, अगर वो इलेक्शन नहीं जीतते हैं तो उसके बाद अगर वो कोई मतलब कि कहते हैं कि मतलब कि वोटिंग फिर से होना चाहिए, या लोगों को डराते धमकाते हैं कि हमारे पैसे वापस कर दो, तो उन्हें क्रिमिनल्स कहा जाएगा और उन्हें मतलब कि उन पर सज़ा भी हो सकती है, ठीक है। इसलिए कैंडिडेट्स को बिल्कुल ही शांत रहना होता है, मतलब कि एक्सेप्ट करना ही पड़ता है, ठीक है। बैरिंग वेरी फ्यू डिस्प्यूटेड इलेक्शंस द इलेक्टोरल आउटकम्स आर यूजुअली एक्सेप्टेड द पीपल वर्डिक्ट बाय द डिफीटेड पार्टी। अब देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है कि मतलब कि जो पार्टी हार रही है, ठीक है, जो पार्टी हार रही है उसको मतलब कि उसको जो इलेक्शन का जो आउटकम है उसको बिल्कुल ही एक्सेप्ट करना पड़ता है। वो ये नहीं कर सकती हैं, मतलब कि अगर कोई बात है तो वो कह सकती हैं कि मतलब कि इलेक्शन जो फेयर वेल मिले हुआ, लेकिन अगर वो इलेक्शन हार जाती है तो फिर वो दावा नहीं कर सकती है, उसे बिल्कुल ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है, वो ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो ये था एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम। अब हम बात करते हैं कि चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अब जो फ्री और फेयर इलेक्शंस होते हैं उसमें चैलेंजेस क्या क्या आती हैं और कैसे आती हैं, ठीक है। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अच्छे से देखिएगा, लगभग हमारा पूरा चैप्टर खत्म ही होने वाला है। तो देखिए, लेट स्टार्ट विद सम क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। तो लिमिटेशन एंड चैलेंजेस ऑफ इंडिया इलेक्शंस आर। हमारे इंडिया में जो चैलेंजेस आती हैं, जो लिमिटेशंस हैं, वो क्या क्या हैं। तो कैंडिडेट्स एंड पार्टीज विथ लॉट ऑफ मनी में नॉट बी श्योर देयर विक्ट्री। अब देखिए, कैंडिडेट्स और पार्टीज जो हैं बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्च करती हैं, जिससे कई बार ऐसा होता है कि वो पैसे खर्च करने के बदौलत ही, उसके बल पर ही वो इलेक्शन जीत जाते हैं, ठीक है, उसके बल पर ही इलेक्शन जीत जाते हैं। बट दे डू इंजॉय ए बिग एंड अनफेयर एडवांटेजेस ओवर दी स्मॉलर पार्टी। लेकिन इसकी वजह से जो स्मॉलर पार्टी हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता है, वो बहुत ही ज़्यादा उनको दिक्कतें होनी पड़ती है, मतलब कि उन्हें बहुत ही ज़्यादा होता है कि अगर वो भी सोचते हैं कि मतलब कि अगर हमारे पास पैसा होता है तो हम भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, जो पैसे खर्च करके जीतते हैं, वो यहाँ पर याद रखिएगा कि वो कभी भी देश के भला के लिए नहीं वो जीतते हैं, वो केवल पैसे कमाने के लिए कैंडिडेट्स जो हैं वो गवर्नमेंट को अपने अंदर में लेना चाहते हैं, जो पैसे खर्च करके जो है बनते हैं, पार्टी में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख लीजिएगा। तो यहाँ पर ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो ये एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है। ये एक जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है उसमें उसको एक बहुत ही ज़्यादा रोकता है। तो जो मनी का जो इन्वेस्टमेंट है लोगों के दौरान, मतलब कि देखिए, लेकिन इसमें पीपल को भी चौकन्ना होना चाहिए, ठीक है, इसमें लोगों को भी होना चाहिए कि हम पैसा न लें और हमें जिसे देना है वोट उसे दें। लेकिन लोग मानते नहीं हैं, लोग पैसे के बहकावे में आ जाते हैं, ठीक है। तो कैंडिडेट्स विथ ए क्रिमिनल कनेक्शन हैव बीन एबल टू पुश अदर आउट द इलेक्ट्रोल रेस टू द सिक्योर ए टिकट। अब देखिए, कैंडिडेट्स, कई सारे कैंडिडेट जिनके खिलाफ क्रिमिनल्स कनेक्शन हो, जो कि मतलब कि क्रिमिनल्स हैं और मतलब कि उनके साथ साथ कोई क्रिमिनल्स जो व्यक्ति है वो क्रिमिनल है, तो वो मतलब कि वो क्या करता है, लोगों को डराना धमकाना शुरू कर देता है, ठीक है, दोनों को डराना धमकाना से शुरू कर देता है। धर्म के लेकर लोगों के बीच में झगड़े प्रसाद करवा देता है। तो ये भी एक बहुत ही अपने, ये सब क्यों करता है, केवल टिकट पाने के लिए, ताकि वो दूसरा जो कैंडिडेट्स है उसे पीछे करके वो टिकट पा जाए, ठीक है, वो टिकट पा जाए, ठीक है। तो ये सब भी एक बहुत ही बड़ा दिक्कत है, ठीक है। फिर उसके बाद
इलेक्शंस ऑफर ए लिटिल चॉइस टू ऑर्डिनरी सिटीजन्स, पार्टीज हैव नो मेजर डिफरेंसेस। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि इलेक्शन से जो छोटे छोटे लोग हैं उनको भी, एक साधारण सिटीजन्स को भी चूज करने का ऑप्शन मिल रहा है। पार्टीज हैव नो मेजर डिफरेंसेस। अब देखिए इसमें कई बार ये होता है कि कई सारे ऐसे पार्टीज होते हैं जिसमें कई सारे छोटे मतलब कि अच्छे मेजर डिफरेंसेस नहीं होती हैं, तो जो छोटे लोग हैं जो मतलब कि समझदार नहीं है वो कई बार इसमें गलतियां भी कर देती हैं, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ तो क्या देखें, जो पॉपुलर जो थोड़े पढ़े लिखे हैं वो तो हमारे यहाँ पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं, तो इससे कई बार गलती भी हो जाती है, ठीक है। स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सफर ए ह्यूज डिसएडवांटेजेस कंपेयर टू द बिग पार्टीज, ठीक है। जो स्मॉलर पार्टीज हैं, ठीक है, जो स्मॉलर पार्टीज हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट मतलब कि महसूस करती हैं, क्योंकि देखिए जो बिगर पार्टीज हैं उनका कई सारा सपोर्ट भी रहता है, इससे वो मतलब कि इलेक्शन बहुत ही अच्छी तरह से जीत जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि हमेशा बिगर पार्टी जीते, स्मॉलर पार्टी भी जीतते हैं, लेकिन ज़्यादातर देखने को मिलेगा कि जो इस बिगर पार्टी है वही जो है वो पार्टी जीतती हैं। और इसीलिए हमारे यहाँ पर रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज का रूल है, जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मतलब रूल है वो लाया गया था, ताकि हमेशा बिगर पार्टी को ही ना मौका मिले, ठीक है। छोटे लोग जो हैं उनको भी मौका मिले, ठीक है, छोटे लोगों को भी मौका मिले। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। इसमें कुछ भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और जल्दी मैं एक अपना ब्लॉग भी इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो वहाँ पर आप जो भी आपको डाउट होगा वहाँ पर आप डायरेक्ट मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए ये था आपका पूरा वीडियो का एक्सप्लेनेशन। इसमें कुछ भी समझ ना आए हो तो आप पूछ सकते हैं, और उसके बावजूद आपको आप कमेंट कीजिएगा कि इसके बाद वाला कैप्चर कौन सा एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए, ठीक है। तो चलिए